तो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम ऑल्सो डूइंग वेल। सो फाइनली हम लोगों ने अनाउंस किया था कि हम सीए फाइनल कस्टम्स का रेगुलर बैच यूट्यूब पे अनाउंस करेंगे, क्योंकि पूरा बैच एंटायरली डिटेल में बैच यूट्यूब के ऊपर होगा। उसमें पूरा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, स्टडी मटेरियल से सारे कॉन्सेप्ट प्लस सारे क्वेश्चन, एमटीपी, आरटीपी, पीवाईक्यू स्टडी मटेरियल सब हम क्लास के अंदर ही सॉल्व करेंगे। तो दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर से हम उस बैच को स्टार्ट करेंगे। तो बिफोर एंटरटेनिंग द डाउट्स, इस बैच से रिलेटेड जो आपके डाउट्स होंगे कि इस बैच में हम कैसे कवर करेंगे, क्या मटेरियल यूज़ करेंगे, उससे पहले लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। सो आई एम सी ए देवांश सिंगल। आई एम अ चार्टेड अकाउंटेंट एंड अ कॉमर्स ग्रेजुएट फ्रॉम Sri Venkateswara College, University of Delhi. I teach indirect tax at CA final and inter level. I have practical hands-on experience of around 4 years, including my articleship in indirect taxation, advisory and litigation. I have previously worked with Nitya Tax Associates, PwC, and ITC Hotels. Talking about my academic score, so at CA Inter level, in CA Inter Tax, I scored 74 marks. At CA Final IDT, I scored 71 marks. And at CA Final DT, I scored 78 marks. So, without any further delay, let's first understand the approach that we will adopt in this batch. एंड किस तरीके से ये बैच हमारा कितना लंबा चलेगा, क्या मटेरियल हम यूज़ करेंगे, एंड एक्सेट्रा जो जितने भी डाउट्स होते हैं दैट वी विल कवर। सो सबसे पहली चीज़ जो आती है, जो किसी के भी डाउट में आती है आजकल की, इस बैच की ड्यूरेशन क्या होगी और शेड्यूल क्या होगा। तो ड्यूरेशन का यार देखो, इट्स माय फर्स्ट बैच ओनली, सो एक्यूरेट तो मैं भी आपको नहीं बता सकता कितना टाइम लगेगा। बट हाँ, ऑन एन एवरेज वी विल टेक अराउंड 30 आवर्स। 30 आवर्स का ये बैच होगा। इसके अंदर क्या क्या कवर्ड होगा, आपके पूरे कस्टम्स के 8 चैप्टर्स आपके सीए फाइनल कस्टम्स में, इंक्लूडिंग एफटीपी, वो सब इसके अंदर कवर्ड होंगे। 3 आवर्स का बाइफर्केशन क्या होगा, तो वील ट्राई टू रिकॉर्ड अराउंड 15 लेक्चर्स ऑफ 2 आवर्स ईच। 15 लेक्चर्स हमारे अपलोड होंगे, इंक्लूडिंग एफटीपी एंड एवरीथिंग, क्वेश्चंस एंड आंसर्स, एवरीथिंग। एंड अराउंड 30 आवर्स तक हमारा ये बैच जाएगा। इसमें फुल कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी, प्लस आईसीआई क्वेश्चंस होंगे, हर तरह की चीज़ें हम इसमें करेंगे। नाउ शेड्यूल क्या रहेगा, सो ऑन एन एवरेज वी आर एक्सपेक्टिंग टू कंप्लीट दिस बैच बाय द एंड ऑफ जून। तो 15 लेक्चर होंगे दैट आई विल अपलोड बाय द एंड ऑफ जून। तो सारे लेक्चर अवेलेबल होंगे। नाउ सेकंड कि इस बैच के अंदर हमारी अप्रोच क्या होगी, तो इस बैच के अंदर हमारी बेसिकली 4 स्टेप्स अप्रोच होगी। 4 स्टेप्स अप्रोच क्या होगी, सबसे पहले मैं आपको अपनी प्लेन लैंग्वेज में, एक लेमन लैंग्वेज में विद एग्जांपल्स आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। उसके लिए मैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल यूज करूंगा। तो जैसे इफ आई शो यू, तो इस तरह के चार्ट्स और नॉर्मल एग्जांपल आई विल यूज एंड एक्सप्लेन इट टू यू कि कॉन्सेप्ट होता क्या है। देन एक बार वो कॉन्सेप्ट आपको समझाने के बाद व्हाट वी विल डू, अगर रेलेवेंट है तो कुछ प्रोविजंस ऐसे होते हैं जहाँ पे बेयर एक्ट को रेफर करना जरूरी है, तभी आपकी एक उतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी। तो उस तरह के टॉपिक्स में जहाँ पे मैं बेयर एक्ट रेफर करना है, वहाँ पे आई विल रेफर दी बेयर एक्ट ऑल्सो। तो बेयर एक्ट के प्रोविजन को मैं कुछ इस तरीके से ब्रेक डाउन करके आप लोगों के सामने लाऊंगा ताकि आप लोगों को भी ईजी हो। तो दिस इज द एंटायर ऑथेंटिक बेयर एक्ट, बट इसे मैंने सेंटेंसेस में ब्रेक किया हुआ है। तो नथिंग हैज बीन स्किप्ड, नथिंग हैज बीन एडिड, जस्ट उसकी प्रेजेंटेशन इस तरीके से की हुई है। तो जिस जिस प्रोविजन में रेलेवेंट होगा वहाँ पे हम बेयर एक्ट को भी रेफर करेंगे। उसके बाद बेयर एक्ट रेफर करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, तो मैंने एक अपनी कॉन्सेप्ट बुक बनाई है। तो इस कॉन्सेप्ट बुक में हम उस प्रोविजन को पढ़ेंगे। तो हमने एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिया, बेयर एक्ट से रेफर कर लिया, उसके बाद हम उसे कॉन्सेप्ट बुक से रीडिंग करेंगे कि अच्छा इसमें यहाँ पे क्या किया हुआ है। बेसिकली कॉन्सेप्ट बुक के अंदर पूरे कॉन्सेप्ट को कंसाइज और एग्जाम ओरिएंटेड वे में किस तरीके से हमें आंसर लिखना है, कितना पॉइंट लिखना है, उस अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे उतना ही कंटेंट दिया हुआ है। कंटेंट 100% है, बस उसे कंसाइज किया हुआ है ताकि एग्जाम के लिए आप उसे याद कर सकें। फिर कॉन्सेप्ट बुक से पढ़ने के बाद हम लोग अपने क्वेश्चन बैंक को रेफर करेंगे, एंड क्वेश्चन बैंक में से हम उस टॉपिक का रिलेवेंट क्वेश्चन करेंगे। तो जैसे अगर मैं आपको क्वेश्चन बैंक दिखाऊं, तो जैसे चैप्टर 1 का क्वेश्चन बैंक है लेवी एंड एग्जाम्पशन। तो इसमें हमने पूरे क्वेश्चन बैंक में क्या किया हुआ है, क्वेश्चन बैंक में क्या क्या कवरेज है, वो मैं आपको सेपरेटली बताता हूँ। फिलहाल प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमने चैप्टर्स को टॉपिक में डिवाइड किया हुआ है, जैसे बैकग्राउंड एंड रिलेवेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। फिर हमने नीचे से फर्दर ब्रेक डाउन किया हुआ है ओवरव्यू ऑफ कस्टम्स लॉ। तो इस तरीके से हमने टॉपिक वाइज ब्रेक डाउन किया हुआ है। एक एक टॉपिक जैसे हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम उसके रिलेवेंट क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस में अगर देखोगे तो जो कीवर्ड्स हैं या जो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, उन सबको हमने यहाँ पे रेड मार्क किया हुआ है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर को करेंगे। उसके बाद जब हम आते हैं, हमारी 4 स्टेप अप्रोच है। उसके बाद हम जब भी कोई नया लेक्चर शुरू करेंगे, तो लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा था 10 to 15 मिनट्स लगा के हम उसे क्विकली रिवाइज करेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा था, क्या कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे। होमवर्क कुछ नहीं होगा, कुछ भी आपको क्वेश्चन घर पे सॉल्व नहीं करने ड्यूरिंग दिस क्लासेस, ऑफ कोर्स रिवीजन में करने हैं। ड्यूरिंग क्लासेस सारे क्वेश्चन क्लास में कराए जाएंगे। आपको बस एक बार जो पढ़ाया है उसको
15-20 मिनट्स लगा के रिवाइज करना है कि आज हमने क्या-क्या पढ़ा था। सेकंड, स्टडी मटेरियल क्या-क्या यूज़ होगा, तो इसमें बताया कॉन्सेप्ट बुक हम यूज़ करेंगे, जो कि अराउंड 120 पेजेस की पूरी कस्टम्स की कॉन्सेप्ट बुक होगी। 100% हमने उसमें आईसीआई स्टडी मटेरियल को कवरेज किया है। जहाँ पे आईसीआई स्टडी मटेरियल ने सिर्फ बेयर प्रोविजन को, जैसे आप देखोगे तो आपके प्रोविजनल असेसमेंट के रेगुलेशन हैं, आपके आईजीसीआर रूल्स हैं, वहाँ पे आईसीआई ने क्या किया है, बस बेयर प्रोविजन को कॉपी पेस्ट करके स्टडी मटेरियल में डाल दिया है, वहाँ पे उन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं दिया है। तो जो इस तरीके के एरिया हैं, जहाँ पे कॉन्सेप्ट स्टडी मटेरियल में है, बट उसका एक्सप्लेनेशन सफिशिएंट नहीं है, तो उसे हम क्लास में भी समझेंगे और प्लस उसे बुक में भी मैंने ईज़ी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में ब्रेक डाउन करके दिया है। जहाँ पे अदरवाइज़ आईसीआई स्टडी मटेरियल 100% कवरेज है, जहाँ आईसीआई ने टॉपिक दिया हुआ है बट कवरेज ढंग से नहीं करी है, वो भी हमने इसमें कवर किया है। उसके बाद कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, हमारे स्टडी मटेरियल के पार्ट नहीं है। बट जो दूसरे टॉपिक्स हैं, जो हमारे सिलेबस का पार्ट है, उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए वो एक बेसिक है। सो इट्स लाइक, अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ टेरिटोरियल वाटर्स का, तो आप टेरिटोरियल वाटर्स का कॉन्सेप्ट नहीं समझ सकते जब तक आपको ये नहीं पता कि मैरीटाइम ज़ोन्स क्या होते हैं, है ना? क्या उनका बैकग्राउंड है? तो कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको हम लोग क्या करेंगे, हम ना क्लास में उन्हें बहुत डिटेल में समझेंगे कि इसका बैकग्राउंड क्या है, ताकि हमारा एक फाउंडेशन बन जाए और उस फाउंडेशन के बेसिस पे जो हमारे सिलेबस में टॉपिक हैं, हम वो कवर कर सकें। बट जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं, जो सिलेबस का पार्ट नहीं है, वो मैंने कॉन्सेप्ट बुक का पार्ट भी नहीं रखा है, बिकॉज़ अदरवाइज़ बल्की करने से कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज़ वो कॉन्सेप्ट एग्ज़ाम में नहीं आएँगे, बिकॉज़ वो सिलेबस का ही पार्ट नहीं है। आईसीएआई ने ना कभी कोई क्वेश्चन पूछा और ना ही वो हमारे स्टडी मटेरियल में कहीं पे है। जस्ट कि मेरे को लगता है बाकी कॉन्सेप्ट के अंडरस्टैंडिंग के लिए वो रिलेवेंट है, इसलिए मैं क्लास में ज़रूर समझाऊँगा, बट हाँ, वो कॉन्सेप्ट बुक में आपको नहीं मिलेंगे। नाउ क्वेश्चन बैंक के अंदर हम लोगों ने क्या किया है, तो सबसे पहले जो लास्ट 18 अटेम्प्ट्स के आरटीपीज़ हैं वो, 18 अटेम्प्ट्स के एमटीपीज़, तो 18 अटेम्प्ट के एमटीपीज़ मतलब 18 इंटू 2, क्योंकि हर अटेम्प्ट में लगभग 2 एमटीपी होते हैं, तो 36 एमटीपीज़ एंड आपके 18 अटेम्प्ट के पास्ट एग्जाम पेपर्स जो हैं वो, प्लस जो करंट स्टडी मटेरियल, इन सब के क्वेश्चंस को हमने कंपाइल किया है, अपडेट किया है, जो सिलेबस से टॉपिक हट चुके हैं उन क्वेश्चन को हटाया है एंड अकॉर्डिंगली टॉपिक वाइज उन्हें अरेंज किया है क्वेश्चन बैंक के अंदर। तो एग्जॉस्टिव कवरेज हमने क्वेश्चन बैंक में करी है। इसके अलावा भी कुछ जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मेरे को लगता है कि कोई अमेंडमेंट रिलेटेड टॉपिक है जिसमें आईसीआई ने क्वेश्चन नहीं पूछा है, आईसीआई पूछ सकता है फ्यूचर में, वो अपने आप में क्वेश्चन ड्राफ्ट करके इसमें डालूंगा, सोर्स में मैं लिख दूंगा ऑथर मेड क्वेश्चन, वो हम रेफर करेंगे। नाउ हम लोग, ये बुक हमें कैसे मिल सकती है? सो फिजिकल हार्ड कॉपी तो अभी आपको इस बैच के कंप्लीशन के बाद ही मिलेगी, तो इस बैच के कंप्लीशन के बाद आप कॉन्सेप्ट बुक भी ऑर्डर कर सकते हो फिजिकल, और क्वेश्चन बैंक भी ऑर्डर कर सकते हो। बट व्हाट अबाउट ड्यूरिंग दिस बैच? तो ड्यूरिंग दिस बैच क्वेश्चन बैंक का यू विल हैव टू वेट, देयर इज नो अदर ऑप्शन, यू विल हैव टू वेट टिल द कंप्लीशन ऑफ बैच। फॉर क्वेश्चन फॉर कॉन्सेप्ट बुक, जैसे जैसे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता जाएगा, मैं उस चैप्टर की पीडीएफ शेयर आप लोगों से करते रहूंगा, टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप कम्युनिटी पे, आप लोग वहाँ से उसे एक्सेस कर सकते हैं। जिसे फिजिकल बुक चाहिए, तो फिजिकल बुक इज़ नथिंग बट उसी का स्पाइरल बाइंडिंग आपको प्रिंट मिलेगा, तो आपको लगता है पीडीएफ की खुद प्रिंटिंग करा सकते हो, इट्स रियली गुड, बट आपको लगता है कि आपको कॉस्ट इफेक्टिव नहीं पड़ रहा है, तो यू कैन आस्क मी, आई विल गेट इट डन। स्पाइरल बाइंडिंग आपको मिलेगी। क्वेश्चन बैंक का पीडीएफ में शेयर नहीं करूँगा, तो इफ यू वांट क्वेश्चन बैंक देन आपको मेरे से हार्ड कॉपी लेनी पड़ेगी, बट हाँ, क्वेश्चन बैंक और कॉन्सेप्ट बुक दोनों की हार्ड कॉपी आपको बाय द एंड ऑफ जून, दैट इज़ बाय द कंप्लीशन ऑफ दिस बैच ही मिल पाएगी। ड्यूरिंग दिस बैच आपको कॉन्सेप्ट बुक के लिए पीडीएफ से ही काम चलाना पड़ेगा। नाउ ये बैच कौन से अटेम्प्ट के लिए रेलेवेंट है? तो ये जो फुल्ली अमेंडेड है, दिस इज नॉट, दिस इज, लेट मी जस्ट करेक्ट इट, दिस इज फॉर नवंबर 26। तो जो नवंबर 26 में बच्चे अपेयर कर रहे हैं उनके लिए फुल्ली अमेंडेड बैच है। फुल्ली अमेंडेड क्यों? कि नवंबर 26 के लिए जो अमेंडमेंट आएंगी वो 30th अप्रैल 2026 तक जो भी अमेंडमेंट हुई है वो एप्लीकेबल होंगी, तो ये बैच पूरा 30th अप्रैल 2026 तक अमेंडेड है। अपार्ट फ्रॉम दैट इफ आई टेल यू, सो कस्टम्स के अंदर ना उतनी ज़्यादा अमेंडमेंट हमारे सिलेबस में होती नहीं है, इन जनरल भी कस्टम्स में उतनी अमेंडमेंट नहीं होती है, बिकॉज एक पुराना लॉ हो चुका है कस्टम्स, तो इतना इशू नहीं आता है। कुछ सर्कुलर्स गाइडलाइंस वगैरह आती हैं, बट जनरली आईसीएआई ने एग्जाम का पार्ट नहीं बनाता है, तो कस्टम्स में ऐसे बहुत अमेंडमेंट नहीं होती। इस वजह से जो May 27 वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी इस बैच को डायरेक्टली रेफर कर सकते हैं, जो उनके लिए रिलेवेंट अमेंडमेंट होंगी, दैट इज May 21 से लेके October 31 की जो जो अमेंडमेंट आएंगी और हमारे सिलेबस का पार्ट होंगी, उनकी मैं एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर दूंगा, बट मिनिमल अमेंडमेंट होती है कस्टम्स में, तो यू कैन सेफली रिलाई ऑन दिस बैच इवन इफ यू आर अपेयरिंग फॉर May 27 एंड ऑनवर्ड्स बैच। November 26 के लिए इट्स फुल्ली एप्लीकेबल। नाउ कुछ लोग, बच्चों को डाउट आता है कि कस्टम वैल्यूएशन वाले चैप्टर जहाँ पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है और वो एग्जाम में 100% आता भी है 5 मार्क्स में, उसके लिए हमारी क्या अप्रोच होगी? तो यार देखो, कस्टम्स वैल्यूएशन में बच्चों को दिक्कत क्यों आता है? बिकॉज वो ट्राई करते हैं एडजस्टमेंट्स को याद करने का,
क्या ऐड होगा, क्या माइनस होगा, कॉस्ट शीट टाइप स्टेटमेंट्स होते हैं। तो ठीक है, स्टेटमेंट आपको आना चाहिए बिकॉज़ अल्टीमेटली आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। बट उस स्टेटमेंट का अगर आपको लॉजिक नहीं पता तो अल्टीमेटली आप स्टेटमेंट को सिर्फ याद करके जा रहे हो और अगर आप एक भी एडजस्टमेंट भूले या एक भी एडजस्टमेंट नहीं आई तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, कस्टम्स वैल्यूएशन रूल्स जो है ना वो बहुत लॉजिकल रूल्स हैं। इट्स नॉट कि वेगली और आर्बिट्रेरी बनाए गए हैं, वो बहुत लॉजिक से, जुडिशियल प्रेसिडेंट से डेवलप होते-होते उस तरीके के रूल हैं वो। तो हम हर रूल को, हर एडजस्टमेंट को लॉजिकली समझेंगे पहले तो, ताकि अगर आप एग्जाम में स्टेटमेंट फॉर्म भूल भी जाओ देन ऑल्सो यू वुड बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन सोनली बेसिस द लॉजिक्स। ठीक है, तो हमारा अप्रोच क्या होगी, सबसे पहले हम लोग समझेंगे वो एडजस्टमेंट कर क्यों रहे हैं, हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, हम क्यों उस एडजस्टमेंट को कर रहे हैं, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट। नाउ जब एक बार लॉजिक क्लियर हो गया उसके बाद मैं आपको बताऊंगा स्टेटमेंट को किस तरीके से प्रिपेयर करना है कि ताकि आपको एक स्ट्रक्चर तरीके से आप सोच सको। तो स्टेटमेंट हम लोग भी स्टेटमेंट करेंगे बट हम सिर्फ स्टेटमेंट पर रिलाई नहीं करेंगे, हम प्रॉपर लॉजिक समझेंगे हर एक एडजस्टमेंट को और अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस तो हम करेंगे ही करेंगे। नाउ कुछ बच्चों का डाउट होता है कि जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी हमारे सिलेबस में होती है 5 मार्क्स की होती है, वो काफ़ी ज़्यादा हैवी लगती है और बहुत थ्योरी थ्योरी उसके अंदर है। तो ओके, सो थ्योरी उसमें है, नो डाउट अबाउट इट, बट जितने भी आपके इंसेंटिव स्कीम्स होती हैं, चाहे वो एडवांस ऑथराइजेशन हो या फिर आपकी ईपीसीजी हो, सब हम पढ़ेंगे एफटीपी के अंदर। वो सब ना बहुत प्रैक्टिकल होती हैं। एक्चुअल में बिजनेस कुछ प्रॉब्लम्स फेस करते हैं और उन प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए, इंसेंटिवाइज करने के लिए गवर्नमेंट स्कीम लाती है। तो सिंस आपको लॉजिक नहीं पता होता है, एग्जैक्ट किस सिनेरियो को वो हिट करने के लिए पॉलिसी आई है, आपको वो नहीं पता होती, इस वजह से आपको पॉलिसीज प्रॉब्लमैटिक लगती हैं। तो हम लोग उन एफटीपीज़ की सारी पॉलिसीज़ को सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, नो डाउट अबाउट इट, बिकॉज़ 5 मार्क्स का वेटेज होता है तो उससे पहले हम एक फाउंडेशनल पूरा चैप्टर्स करेंगे। जब हम एफटीपी को पढ़ेंगे तब हम हर स्कीम को लॉजिकली पढ़ेंगे कि किस किस प्रॉब्लम को ये हिट करने के लिए आई है। एंड एक बार आपको लॉजिक क्लियर हो गया देन आप उस स्कीम को नहीं भूलोगे। नाउ 30% एमसीक्यूज हमारे पेपर में होते हैं, तो उसके लिए हम प्रिपेयर कैसे करेंगे? तो यार देखो, सीए फाइनल लेवल पे ना कोई ऐसे एमसीक्यू तो होते नहीं कि आपसे किसी ऑथर का नाम पूछेगा या कुछ, है ना, इस तरह की चीज़ पूछेगा, प्योरली कॉन्सेप्चुअल होते हैं। तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, आपने नॉर्मल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करे हैं, तो आप एमसीक्यू भी कर सकते हो। बट स्टिल एक बार ये हमारा बैच कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं पूरा कस्टम्स का, बिकॉज़ चैप्टर वाइज़ एमसीक्यू शेयर करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज़ मोस्टली मल्टीपल टॉपिक्स के मिलके एक एमसीक्यू आता है, केस सिनेरियो बेस्ड बेसिकली। तो हम लोग क्या करेंगे, पूरा कस्टम्स करने के बाद आई विल शेयर दी एंटायर कंपाइलेशन ऑफ एमसीक्यू एंड हम एक वीडियो भी यूट्यूब पे आई विल शेयर जिसमें सारे कस्टम्स के एमसीक्यू वी विल सॉल्व। बट सेपरेटली एमसीक्यूज को बहुत ज़्यादा कस्टम्स में प्रैक्टिस करने की उतनी नीड नहीं है, बिकॉज बहुत कॉम्प्रहेंसिव और बहुत बड़े एमसीक्यू नहीं होते, छोटे छोटे एमसीक्यू होते हैं। बट हाँ, अगर आपको टॉपिक पे क्लैरिटी है और आपको क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच आती है, आपने क्वेश्चंस करे हैं स्पेशली वैल्यूएशन वगैरह के, तो एमसीक्यू इज नॉट अ बिग डील। नाउ लास्ट क्वेश्चन कि अब हमारे डाउट्स कैसे क्लियर होंगे, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स अ वर्चुअल। तो यहाँ पे आई वुड नीड योर सपोर्ट। सबसे पहले मैं बोलूँगा, आपको कोई भी डाउट हो प्लीज़ डू नॉट कमेंट ऑन यूट्यूब। व्हाई? बिकॉज़ इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं आके डेली बेसिस पे कमेंट्स चेक करूँ एंड कमेंट्स का रिप्लाई करूँ, प्लस रिप्लाई करके एक्सप्लेन करना इट्स नॉट दैट ईज़ी, बिकॉज़ आप टेक्स्ट में क्या कैसे ही क्या-क्या लिखोगे। तो आई ऑलवेज़ प्रेफर कि आप लोग ना मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सएप करो, दिस इज़ माय पर्सनल नंबर। कुछ भी अगर आपको डाउट है, आई विल सेंड माय वॉइस नोट कि उसे किस तरीके से डाउट क्लियर होगा, या कुछ भी चीज़ें रिलेटेड टू कस्टम्स, जीएसटी एंड जनरल आल्सो, डायरेक्टली रीच आउट टू मी ऑन दिस नंबर इंस्टेड ऑफ कमेंटिंग ऑन यूट्यूब। आपको फीडबैक शेयर करना है, क्लास अच्छी लगी, बुरी लगी, आपको क्या लगता है मेरा एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है, वो सब आप यूट्यूब कमेंट पे करो, नो डाउट अबाउट इट। बट यूट्यूब पे टू वे कम्युनिकेशन करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, तो अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको मेरा रिस्पॉन्स चाहिए, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप मेरे को डायरेक्टली व्हाट्सएप करो। तो दिस इज़ अबाउट कि बैच का स्ट्रक्चर कैसे होगा, बैच कैसे-कैसे चलेगा। नाउ इसके अलावा अगर आपको बैच से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो ऑफ कोर्स यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर ओनली, ओनली व्हाट्सएप, नो कॉल्स। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द बैच। तो एक बस मैं आपको पहले बेसिक अप्रोच बता देता हूँ। तो जो हमारे सिलेबस के अंदर है वो 8 चैप्टर हैं, चैप्टर 1 टू चैप्टर 8। हमारी अप्रोच क्या होगी, सबसे पहले हम चैप्टर 1 समझेंगे जिसके अंदर बेसिक्स, लेवी, एग्जम्पशन वो सब चीज़ें आती हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्रोसीजर। क्यों? बिकॉज़ बाकी चैप्टर्स में ना कुछ-कुछ टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होती हैं, जैसे ट्रांसशिपमेंट, ट्रांजिट और इस तरीके की अलग-अलग टर्मिनोलॉजी, एंट्री इनवर्ड्स। बच्चों को ना कन्फ्यूजन रहता है कि ये होता क्या है। ना मेरे हिसाब से अगर आपको कस्टम्स की अंडरस्टैंडिंग चाहिए ना, तो पहले आपको पूरा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर पता होना चाहिए। तो हम चैप्टर 1 के बाद सीधा चैप्टर 5 पढ़ेंगे। चैप्टर 5 के बाद हम पढ़ेंगे चैप्टर 3, देन चैप्टर 4, देन चैप्टर 6, चैप्टर 7, देन बचा हुआ हम चैप्टर 2 करेंगे, देन लास्ट में हम चैप्टर 8 एफटीपी करेंगे। दोस्त दिस वुड बी आवर सीक्वेंस। तो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 1, लेवी एंड एग्जम्पशन। सबसे पहले मैं आपको इसका बेसिक बताता हूँ। सो
कस्टम्स तो ठीक है, हम पढ़ लेंगे। पहला क्वेश्चन ये आता है कस्टम्स होता क्या है एंड कस्टम लॉ का बैकग्राउंड क्या है, मतलब क्यों ही ये एग्जिस्ट करता है और कहाँ से एग्जिस्ट करता है, कब ये एग्जिस्ट करना शुरू हुआ था, ये सब क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते हैं और आने चाहिए। तो अगर मैं बहुत सिंपली आपको बताऊं विदाउट वेस्टिंग एनी मच टाइम, तो जो कस्टम्स है, जो वर्ड कस्टम है, तो जो आपका वर्ड कस्टम है, कस्टम्स, दैट इज ड्राइव फ्रॉम द वर्ड कस्टम। तो जो आपका कस्टम्स वर्ड है वो कस्टम से आता है। नाउ कस्टम क्या होता है? तो कस्टम बेसिकली क्या बोलते हैं, कस्टम्स का मतलब होता है आपका कोई भी हैबिचुअल या कोई भी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस। तो बेसिकली क्या होता है कि कोई भी अगर कम्युनिटी या कोई भी बेसिकली सोसाइटी कोई किसी एक प्रैक्टिस को, किसी एक कल्चर को बहुत टाइम से फॉलो करते हुए आ रहे हैं, है ना, इट हैज़ बिकम देयर हैबिट कि हाँ ये तो फॉलो होनी ही होनी है, तो उसे हम कस्टम बोलते हैं कि यहाँ पे ये कस्टम है, ये कस्टम है, ये कस्टम है। उसी वर्ड कस्टम से हमारा बनकर आया है वर्ड कस्टम्स। ठीक है, अब किस कस्टम से ये कस्टम्स बना? तो आप लोगों ने मूवीज में देखा होगा या जो स्टोरीज आपने पढ़ी होंगी, आपने उसमें देखा होगा कि जब पहले राजा महाराजा का टाइम होता था, किंगडम्स होते थे, तो अगर कोई भी ट्रेडर दूसरे किंगडम का किसी एक पर्टिकुलर दूसरे किंगडम में अपने गुड्स को बेचने के लिए आता था, तो एज अ जेस्चर या एज अ ग्रेटिट्यूड जो दूसरे किंगडम का किंग होता था, उसे वो अपने गुड्स का कुछ पार्ट एज अ गिफ्ट देता था। तो आप लोगों ने मूवीज में भी देखा होगा जब भी कोई ट्रेडर आता है, तो पार्ट ऑफ इट्स हिज गुड्स आर ऑफर्ड टू किंग एज अ एज गिफ्ट और एज अ जेस्चर ऑफ रिस्पेक्ट। तो ये कस्टम था कि कोई भी ट्रेडर अगर आपके किंगडम में आएगा तो वो आपके किंग को कुछ पार्ट ऑफ गुड्स देगा। सिमिलरली अगर कोई भी ट्रेडर आपके किंगडम का किसी दूसरे किंगडम में जा रहा है ना, तो जब वो अपने किंगडम से बाहर जा रहा है, तो भी वो अपने गुड्स का कुछ पार्ट आपके किंग को देके जाएगा। क्यों देके जाएगा? बिकॉज़ यार हम आपको अलाउ कर रहे हैं कि जो गुड्स आपने हमारे किंगडम में ग्रो करे थे, वो आप दूसरे किंगडम में सेल करो तो भी आप वो गुड्स देके जाओगे। तो कस्टमरी प्रैक्टिस क्या थी कि जब भी कोई ट्रेडर आता था, वो राजा को एज़ अ जेस्चर ऑफ रिस्पेक्ट वॉलंटरी गिफ्ट देता था। ठीक है, ओवर टाइम यही जो गिफ्ट देने की प्रैक्टिस थी, यही मैंडेटरी प्रैक्टिस बन गई। मैंडेटरी प्रैक्टिस मतलब ये एक तरीके से एक अनसेड अनरिटन लॉ बन गया, रूल बन गया कि यार अगर आपको हमारे किंगडम में गुड्स बेचने हैं ना, तो आपको हमारे किंग को कुछ ना कुछ पार्ट ऑफ गुड्स देने पड़ेंगे या फिर कुछ सोने की मुद्रा देनी पड़ेगी, उस तरीके से देना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आप हमसे हमारे किंगडम के गुड्स बाहर जाके बेचना चाहते हो, तो भी आपको हमारे किंग को देना पड़ेगा, बिकॉज़ हम आपको अलाउ कर रहे हैं हमारे किंगडम के गुड्स बाहर लेके जाना। तो इन शॉर्ट हुआ क्या? इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊँ, देयर वाज़ अ कस्टम। कस्टम क्या था? गिफ्ट देने का राजा को। तो कस्टम वाज़ कि राजा को गिफ्ट देंगे। वो कस्टम जो था वो आपका धीरे-धीरे कंपल्शन बनता गया कि ठीक है अब आपको ये तो देना ही पड़ेगा। देन विद टाइम ये कंपल्शन बन गया कस्टम्स, दैट इज़ टैक्स। तो एक टाइम पे एज़ अ वॉलंटरी एक्सरसाइज़ एज़ अ जेस्चर ऑफ ग्रैटिट्यूड और रिस्पेक्ट स्टार्ट हुआ था गिफ्ट देना। देन विद ओवर टाइम ये कंपल्शन बनता गया, कंपल्शन बनते-बनते इट बिकेम टैक्स। तो ये टैक्स बना या फिर कस्टम्स ड्यूटी एक्चुअल में कब से बना? तो देयर वाज़ दिस बुक कौटिल्याज़ अर्थशास्त्र। तो ये जो अर्थशास्त्र थी कौटिल्य की, इसमें फर्स्ट टाइम मेंशन आया वर्ड शुल्क, शुल्क का। तो इस बुक के अंदर इन्होंने बेसिकली ये अर्थशास्त्र क्या थी, फर्स्ट इकोनॉमिक एंड फिस्कल रिलेटेड बुक्स आप बोल सकते हो, ट्रीटी से बोल सकते हो, फर्स्ट फिस्कल एंड इकोनॉमिक रिलेटेड। तो इसके अंदर फर्स्ट टाइम मेंशन आया शुल्क का। तो इसके अंदर इन्होंने क्या बोला कि हम एक तो लगाएँगे आपके ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी। इम्पोर्ट ड्यूटी किस केस में लगाएँगे? इन्होंने बोला इम्पोर्ट ड्यूटी लगेगी आपकी अगर आप कोई भी फॉरेन गुड्स को, जो आपके फॉरेन गुड्स हैं, फॉरेन गुड्स अलाउड टू एंटर इन इनटू योर किंगडम, इनटू द किंगडम। तो इन्होंने क्या बोला कि कोई भी अगर बाहर के गुड्स हैं, अगर आप उसे हमारे किंगडम में ला रहे हो तो उसके ऊपर हम इम्पोर्ट ड्यूटी लगाएँगे। जिसे इन्होंने शॉर्ट में बोला, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, इन्होंने बोला अपनी लैंग्वेज में प्रवेश शुल्क, ठीक है। सेकेंडली इन्होंने बोला कि यार अगर आप कोई भी गुड्स
कोई भी हमारे गुड्स वर टेकन आउट ऑफ किंगडम, अगर हमारे किंगडम से हमारे गुड्स कोई भी लेके जाओगे तो उसके ऊपर हम एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाएँगे, जिसे इन्होंने बोला निष्कर्मा शुल्क। तो अर्थशास्त्र के अंदर इन दोनों का मेंशन आया कि हम इस तरीके से आपका शुल्क लगाएँगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्टार्ट कहाँ से हुआ, सबसे पहले एक आपका कस्टम था, वो कंपल्शन बना और धीरे-धीरे वो कस्टम्स यानी टैक्स बन गया एंड अर्थशास्त्र में उसका मेंशन आया कि हम शुल्क लगाएँगे। नाउ ये जो था ना बहुत फ्रेगमेंटेड था कि कहीं पे कुछ लग रहा है, कहीं पे किसी किंगडम में लग रहा है, कहीं पे नहीं लग रहा, अलग-अलग प्रैक्टिस यहाँ पे अडॉप्ट होती थी। तो उसके बाद जब ब्रिटिश ईरा इंडिया में आया, तो ब्रिटिश ने क्या किया, ब्रिटिश को अपना यहाँ पे इंडिया में ट्रेड पे कंट्रोल चाहिए था। तो दे स्टार्टेड रेगुलराइजिंग इट, स्ट्रक्चराइजिंग इट। उन्होंने क्या किया, काफ़ी सारे बोर्ड्स एस्टैब्लिश करे, ट्रेड और रेगुलेशन का बोर्ड, टैक्सेस का बोर्ड एंड उन्होंने इस कस्टम्स वाले पार्ट को फॉर्मलाइज़ कर दिया कि जैसे सी का एक अलग एक्ट से सी रूट के से कस्टम्स लग रहा था, सी कस्टम्स एक्ट होता था। देन एयर का जो था वो एक अलग एक्ट के अंदर कस्टम्स लगता था। देन सेम बाय रोड अगर आप लेकर आ रहे हो तो अलग तरीके से कस्टम्स लगता था। तो उन्होंने क्या किया, इस इनफॉर्मल प्रैक्टिस को जो ओवर द टाइम फॉलो करती हुई आ रही थी, उसे स्ट्रक्चर्ड वे में अलग-अलग डिफरेंट लॉज़ के अंदर इन्होंने स्ट्रक्चर कर दिया, जो अभी कस्टम्स वाली प्रैक्टिस थी, ब्रिटिश एरा के अंदर, ठीक है? उसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिश एरा में भी ना बीच-बीच में ऐसा होता रहा कि कभी ड्यूटी हट गई, कभी लग गई, मतलब कंसिस्टेंसी थी बट बीच-बीच में ऐसा हुआ कि उन्होंने ड्यूटी एबॉलिश कर दी प्योरली, बट फिर दोबारा फाइनेंशियल मेजर्स की वजह से वो उन ड्यूटीज़ को ले आए। बट ब्रिटिश एरा में इसका मेजर डेवलपमेंट हुआ, फॉर्मल डेवलपमेंट हुआ। फॉर्मल डेवलपमेंट क्यों हुआ ब्रिटिश एरा में? क्या कोई अच्छी चीज़ के लिए हुआ? तो टेक्निकली नहीं, बिकॉज़ अगर आप सभी को पता होगा कि इंडिया का टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा फेमस था उन दिनों। ब्रिटिश क्या करते थे, ब्रिटिश ने क्या किया, जो इंडिया से फिनिश्ड गुड्स एक्सपोर्ट होते थे, फिनिश्ड गुड्स जो एक्सपोर्ट होते थे, उनके ऊपर इन्होंने हेवी एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी। हेवी एक्सपोर्ट ड्यूटी के लगाने की वजह से क्या हुआ, इंडियन मैन्युफैक्चरर डिस्करेज हुए कि वो फिनिश्ड गुड्स को एक्सपोर्ट करें। सेकंड चीज़ उन्होंने क्या करी, जो रॉ मटेरियल यहाँ से एक्सपोर्ट होता था, दैट इज़ जो टेक्सटाइल का रॉ मटेरियल था, उसके उन्होंने उसको एनकरेज करने के लिए उन्होंने उसकी एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑलमोस्ट निल कर दी। इससे क्या हुआ, जो हमारे मैन्युफैक्चरर थे, उन्होंने फिनिश्ड गुड्स की जगह रॉ मटेरियल को ज़्यादा एक्सपोर्ट करना सही समझा और वो एक्सपोर्ट होके कहाँ जाता था, ब्रिटिश जाता था। फिर ब्रिटिश क्या करते थे, अपने फिनिश्ड गुड्स को जो उनके ब्रिटेन में बने हैं, ब्रिटिश गुड्स जो हैं, उन्हें इंडिया के अंदर लाते थे, इम्पोर्ट करते थे। ठीक है, वो बहुत चीप मटेरियल से और चीप तरीके से वो बनते थे और इनके ऊपर ऑलमोस्ट नो ड्यूटी थी। तो टेक्निकली उन्होंने क्या करा, जहाँ पे इंडिया का एक फॉरेन मार्केट में टेक्सटाइल का दबदबा था, उसे कम करने के लिए उन्होंने इंडिया के फिनिश्ड गुड्स पे जो एक्सपोर्ट हो रहा है, उस पे एक्सपोर्ट ड्यूटी हाई लगा दी एंड अपना जो उनका चीप मटेरियल का गुड्स थे, चीप मटेरियल के आइटम्स थे, वो इंडिया में उन्होंने इम्पोर्ट करना अलाउ कर दिए विद वेरी मिनिमल और लो कस्टम्स ड्यूटी। तो अपने बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए उन्होंने कस्टम्स को एज़ अ एक्सप्लॉइटेशन टूल यूज़ किया एंड इट्स अ क्लासिक एग्जांपल कि कस्टम्स ड्यूटी कैसे पॉलिटिकली एक्सप्लॉइटेशन के एंगल से यूज़ हो सकता है। सो दिस इज़ व्हाट ब्रिटिश डन। उसके बाद जो सेकंड हमारा चीज़ आई, पोस्ट इंडिपेंडेंस वाली, आफ्टर 1947। तो अब हमारे जो मैंने बताया कि सी रूट के लिए एक अलग लॉ था, एयर रूट के लिए अलग लॉ था, लैंड रूट के लिए एक अलग लॉ था। तो काफ़ी फ्रेगमेंटेड हमारे लॉज थे विद रिस्पेक्ट टू कस्टम्स ड्यूटी। तो उन्हें कंसोलिडेट करने के लिए इंडिपेंडेंस के बाद लाया गया कस्टम्स एक्ट 1962। इसके अंदर इन्होंने लैंड रूट को भी कवर किया, इसी के अंदर इन्होंने एयर रूट को भी कवर किया और इसी के अंदर इन्होंने सी रूट को भी कवर किया। तो जो फ्रेगमेंटेड लॉज थे उन्होंने कंसोलिडेट करके एक एक्ट बनाया, कस्टम्स एक्ट 1962। सिमिलरली फिर उन्होंने क्या किया, अब विद रिस्पेक्ट टू क्लासिफिकेशन एंड रेट ऑफ गुड्स, वो भी फ्रेगमेंटेड थे, इंडियन टैरिफ एक्ट होता था, अलग-अलग जगह से आते थे। तो टू कंसोलिडेट दैट एज़ वेल, उन्होंने कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975 पास किया, जिसके अंदर वो बताते हैं गुड्स के मेनली रेट ऑफ ड्यूटी क्या होगा एंड अकॉर्डिंगली क्लासिफिकेशन बताते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट एचएसएन में कैसे कवर्ड होगा। ये हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 में कि कस्टम्स टैरिफ एक्ट का स्ट्रक्चर क्या है या कैसे ये डील करता है। नाउ तो इंडिपेंडेंस के बाद ये हमारे कस्टम्स एक्ट का बेसिकली पोजीशन हुई कस्टम्स लॉ की, कि एक तो आपका कस्टम्स एक्ट 1962 जो एक प्रिंसिपल एक्ट है, जिसके अंदर सारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर, वैल्यूएशन मैकेनिज्म, रिकवरी मैकेनिज्म, लेवी एग्जेम्पशन, सब कुछ आपका कस्टम्स एक्ट 1962 में
उसका एक एंसिलरी एक्ट है कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975, जिसके अंदर बेसिकली जो बना है रेट्स ऑफ ड्यूटी स्पेसिफाई करने के लिए इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पे, साथ के साथ कुछ एडिशनल ड्यूटीज लगाने के लिए, जैसे आपकी एंटी डंपिंग ड्यूटी हो गई, या जो आईजीएसटी इम्पोर्ट पे लगता है वो भी कस्टम्स टैरिफ एक्ट के अंदर लगता है, कस्टम्स एक्ट 1962 के अंदर नहीं लगता। वो सब चीज़ों के लिए उन्होंने कस्टम्स टैरिफ एक्ट बनाया। तो बिफोर जंपिंग टू द प्रोविजंस, लेट्स फर्स्ट हैव अ लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ कस्टम्स एक्ट 1962 जो हम पढ़ेंगे। तो अगर मैं स्ट्रक्चर की बात बताऊँ, तो अभी जैसे मैंने बताया कस्टम्स लॉ को दो पार्ट में हम ब्रॉडली कैटेगराइज कर सकते हैं या फिर बाइफरकेट कर सकते हैं, कस्टम्स एक्ट 1962 और आपका कस्टम्स एक्ट 1975। सबसे पहले हम कस्टम्स एक्ट 1962 को देखते हैं। तो एक तो जो प्रिंसिपल एक्ट है वो तो है ही है, उसके अलावा इसके अंदर काफ़ी सारे रूल्स हैं। रूल्स बनाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है सेक्शन 156 ऑफ कस्टम्स एक्ट 1962 के अंदर। जैसे अपने बैगेज रूल्स हम पढ़ेंगे अपने सिलेबस में, तो बैगेज रूल्स जो होते हैं वो सेक्शन 156 के अंदर ही बनाए हुए हैं। तो एक्ट है, एक्ट के अंदर काफ़ी सारे रूल्स हैं, कुछ रूल्स हमारे सिलेबस का पार्ट बनते हैं, वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रूल बनाने की पावर है, ऐसे ही सीबीआईसी के पास रेगुलेशंस बनाने की पावर है अंडर सेक्शन 157। तो काफ़ी सारी रेगुलेशंस उन्होंने बनाई है, उसमें से हम कुछ पढ़ेंगे। जैसे प्रोविजनल असेसमेंट की प्रॉपर एक रेगुलेशन है 2025, पहले 2018 होती थी, अब वो अमेंड होके 25 वाली नई रेगुलेशंस आ गई हैं, तो वो रेगुलेशन हम पढ़ेंगे। उसके अलावा मल्टीपल सेक्शंस के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और कुछ केसेस में सीबीआईसी के पास पावर होती है नोटिफिकेशंस इशू करने की, तो वो नोटिफिकेशंस है हमारे कुछ सिलेबस में। उसके बाद सिमिलरली जैसे हर लॉ के अंदर जो उसका बोर्ड होता है, जो अथॉरिटीज होती है, उसके पास सर्कुलर क्लैरिफिकेशन इशू करने की पावर होती है, कोई भी कंफ्यूजन आता है इम्प्लीमेंटेशन प्रोविजन के, तो सेक्शन 151 ए के अंदर सीबीआईसी के पास वो पावर है कि वो सर्कुलर इशू कर सकता है। सिमिलरली कस्टम्स टैरिफ एक्ट में रूल्स इशू करने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में, और नोटिफिकेशंस इशू करने की डिफरेंट डिफरेंट पावर है डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। कस्टम्स टैरिफ एक्ट में कोई भी सर्कुलर इशू करने की या रेगुलेशन इशू करने की पावर नहीं है। ठीक है, अब कस्टम टैरिफ एक्ट का थोड़ा पार्ट, हम थोड़ा क्या मतलब पूरा ही पार्ट होता है, बट वो डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर में होगा। जैसे जो रेट्स ऑफ ड्यूटीज होंगे, क्लासिफिकेशन होगा, वो चैप्टर 3 में हम पढ़ेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्यूटीज जो है वो हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए जो इस चैप्टर के लिए हमारा डिस्कशन होगा मेनली कस्टम्स एक्ट 1962 पे होगा। ठीक है, 1962 का अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने पूरा चैप्टर्स का बाइफिकेशन इसमें कर रखा है। क्या सारे चैप्टर हमारे सिलेबस में? नहीं, बहुत मिनिमल चैप्टर हमारे सिलेबस में है, बट किसी भी लॉ को समझने से पहले हमें एक ब्रॉड ओवरव्यू होना चाहिए कि इस एक्ट का स्ट्रक्चर क्या है, ये एक्ट बना हुआ कैसे है। तो कस्टम्स एक्ट 1962 का चैप्टर 1 जो है प्रिलिमिनरी है, इसके अंदर सेक्शन 1 एंड 2 है, जो एक्सटेंट और एप्लीकेबिलिटी बताता है, कब कब लगेगा, कहाँ कहाँ लगेगा, क्या ज्योग्राफिकल लिमिट होगी एक्ट की, डेफिनेशंस बताता है मल्टीपल। चैप्टर 2 के अंदर काफ़ी सारे कस्टम्स के जो ऑफिसर्स होते हैं वो कैसे अपॉइंट होंगे, क्या उनकी वर्किंग होगी, क्या पावर होगी, वो चैप्टर 2 डील करता है। चैप्टर 3 के अंदर तो जैसे हमें पता है कस्टम्स के पोर्ट होते हैं, कस्टम्स के एयरपोर्ट होते हैं, तो कैसे एक पोर्ट कस्टम्स पोर्ट बनेगा, कौन अपॉइंट करेगा, वो सब चीज़ें चैप्टर 3 के अंदर हम पढ़ते हैं। चैप्टर 4 के अंदर बेसिकली कुछ सर्टेन हमें बताया हुआ है कि किस किस केस में, किस किस गुड्स के केस में प्रोहिबिशन है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करने। चैप्टर 4 ये बताता है कि यार अगर आपने कोई भी इलीगली इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट किया, सॉरी इलीगल इम्पोर्ट किया, तो आपका कैसे डिटेक्शन होगा, कैसे प्रिवेंशन होगा, वो सब आपका चैप्टर 4 ये बताता है। 4 भी बताता है इलीगल एक्सपोर्ट में कब डिटेक्शन होगा और कैसे आपका प्रिवेंशन होगा। 4 सी बताता है कि कुछ केसेस में गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो चैप्टर 4 और 4 बी के प्रोविजन को एग्जेम्प्ट कर सकती है टू स्पेसिफिक केसेस। देन चैप्टर 5 जो हम आज पढ़ेंगे, आज थोड़ा सा उसका पोर्शन पढ़ेंगे, वो बताता है लेवी एंड एग्जेम्पशन फ्रॉम कस्टम्स ड्यूटी, कि कैसे लेवी होगा, क्या एग्जेम्पशंस हैं, बाकी बेसिक प्रोविजंस कस्टम्स के टैक्सेबल इवेंट वगैरह को लेके वो सब इसमें होते हैं। चैप्टर और ये जो मैंने हाईलाइट कर रखा है, जैसे अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ हाईलाइट कर रखा है, मतलब कि इसके रिलेवेंट प्रोविजंस को, सारे नहीं, कुछ प्रोविजंस हम लोग अपने सिलेबस में पढ़ेंगे। तो चैप्टर 1 के कुछ प्रोविजंस हम पढ़ेंगे, देन चैप्टर 5 के भी कुछ प्रोविजंस हम पढ़ेंगे, ऑलमोस्ट सारे पढ़ेंगे चैप्टर 5 के। तो उसके बाद चैप्टर 5 ये बताता है कि आपको जो भी आपकी कस्टमर्स आप रिकवर कर रहे हो उसके ऊपर ड्यूटी अमाउंट इंडिकेट करनी है, सिलेबस का पार्ट नहीं है हमारे। 5AA के अंदर रूल्स ऑफ ओरिजिन का कॉन्सेप्ट होता है, वो जब मैं आपको चैप्टर 3 क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा जब बताऊंगा रूल्स ऑफ ओरिजिन बेसिकली होते क्या हैं। हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट हाँ ब्रीफली आई विल टेल यू कि रूल्स ऑफ ओरिजिन होते क्यों हैं, क्या उनका पर्पस होता है। चैप्टर 5 भी एडवांस रूलिंग होता है, तो आपने इनकम टैक्स में देखा होगा एडवांस रूलिंग के प्रोविजंस होते हैं, जीएसटी में एडवांस रूलिंग के प्रोविजन होते हैं। सिमिलरली कस्टम्स के अंदर भी एडवांस रूलिंग के प्रोविजन है, बट वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। चैप्टर 6 के प्रोविजंस हमारे सिलेबस का पार्ट है। चैप्टर 6 के अंदर बेसिकली बताता है अगर वेसल से इंपोर्ट हो रहा है तो क्या प्रोसीजर है, या वेसल से एक्सपोर्ट हो रहा है तो क्या प्रोसीजर है, एयर से हो रहा है तो क्या है, लैंड रूट से हो रहा है तो क्या है, वो सब चीज़ चैप्टर 6 के अंदर है। चैप्टर 7 हमें बताता है, इसके भी कुछ प्रोविजंस हम पढ़ेंगे ऑलमोस्ट सारे की,
कैसे हमारे गुड्स जब एक बार इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो गए तो कैसे बिल ऑफ एंट्री फाइल होगी, कैसे क्लियरेंस होगा, वो सब चीज़ें हमें चैप्टर 7 बताता है। देन चैप्टर 7 हमें बताता है कि किस तरीके से ड्यूटी पेमेंट होती है, कैश लेजर, क्रेडिट लेजर, ड्यूटी क्रेडिट लेजर क्या-क्या होते हैं, वो सब हमें चैप्टर 7 ये बताता है। चैप्टर 8 है हमें कुछ ट्रांसशिपमेंट और ट्रांजिट रिलेटेड प्रोविज़न बताता है, इसके कुछ पार्ट हमारे सिलेबस में हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर 9 वेयर हाउसिंग का है कि वेयर हाउसिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है कस्टम्स में, मैं आपको बताऊँगा जब चैप्टर 6 पढ़ेंगे हम अपने सिलेबस का। कस्टम्स एक्ट का चैप्टर 9 है, तो ये हमारे सिलेबस में है इसके कुछ प्रोविज़न्स। चैप्टर 10 ड्रॉबैक एज़ सच अब हमारे सिलेबस में नहीं है। कुछ प्रोविज़न्स हैं, आई विल लेट यू नो कि किस तरीके से वो वर्किंग होती है, ड्रॉबैक क्या होता है, जो हम एफटीपी पढ़ेंगे, आई विल ट्राई टू इनकॉर्पोरेट इन दैट या फिर चैप्टर 5 के साथ भी हम कुछ पार्ट उसका कर लेंगे। बट हाँ, इसके कुछ चीज़ हमारे सिलेबस में है। चैप्टर 10 है एससीज़ेड का कॉन्सेप्ट बताता है। एससीज़ेड एक बेसिकली टेक्निकली आप बोल सकते हो कि इंडिया में होते हुए इसे इंडिया का पार्ट नहीं मानते कुछ बेनिफिट देने के लिए, उसके प्रोविज़न ही बताते हैं, हमारे सिलेबस में नहीं है। चैप्टर 7 के अंदर बताता है बैगेज का इम्पोर्ट कैसे होगा, पोस्टल, कुरियर वो सब चीज़ें कैसे होंगी, चैप्टर 11 के अंदर बताता है, इसका कुछ पार्ट हमारे सिलेबस में है। चैप्टर 12 के अंदर कोस्टल गुड्स एंड वेसल जो कोस्टल गुड्स लेके कैरी हो रहे हैं, उनका क्या प्रोसीजर है, कैसे होता है, वो सब आपका चैप्टर 12 बताते हैं, हमारे सिलेबस में नहीं है। 12 ए के अंदर सिर्फ एक सेक्शन है जो ऑडिट बताता है, पोस्ट क्लियरेंस ऑडिट, तो कस्टम्स के अंदर भी ऑडिट कर सकता है डिपार्टमेंट, तो वो चैप्टर 12 ए उसके प्रोविज़न बताता है, ये हमारे सिलेबस में हम पढ़ेंगे। ब्रीफली है बट हम पढ़ेंगे। चैप्टर 12 बी के अंदर बताता है आइडेंटिटी एंड कंप्लायंस का वेरिफिकेशन कैसे होगा, नॉर्मल समहाउ यू कैन से इट्स लाइक ऑथेंटिकेशन वाले प्रोसीजर्स कैसे होंगे, वो सब आपको 12 बी बताता है, हमारे सिलेबस में नहीं है। चैप्टर 13 सर्च सीजर अरेस्ट का है, तो कस्टम्स के अंदर सर्च सीजर और अरेस्ट के प्रोविजन हमारे सिलेबस में नहीं है। चैप्टर 14 कॉन्फिस्केशन का है, कॉन्फिस्केशन का मतलब क्या होता है कि गुड्स के टाइटल गवर्नमेंट को चले जाएंगे, अब चले जाते हैं, क्या सिनेरियो होते हैं, तो कस्टम्स के अंदर कॉन्फिस्केशन हमारे सिलेबस में नहीं है। जीएसटी वाला कॉन्फिस्केशन हमारे सिलेबस है, हम जीएसटी के टाइम पे पढ़ेंगे। चैप्टर 14 ए के अंदर एक सेटलमेंट कमीशन बेसिकली बनता है कस्टम्स के अंदर, एज फार एज आई रिमेंबर। अब तो ये हट गए हैं, मतलब अभी जो बजट आया था उससे ये प्रोविजन हट गए हैं, बट हमारे सिलेबस में पहले भी नहीं थे, तो लेट इट बी। उसके बाद चैप्टर 15 के अंदर अपील एंड रिविजन्स के प्रोविजन होते हैं, वो भी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। उसके बाद चैप्टर 16 के अंदर ऑफेंसेस एंड प्रोसिक्यूशन है, वो भी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। चैप्टर 17 में कुछ मिसलेनियस प्रोविजन दिए हुए हैं, वो भी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो दिस इज द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ कस्टम्स एक्ट 1962। उसके बाद कस्टम्स टैरिफ एक्ट का भी अगर मैं आपको ब्रीफली बताऊं तो सेक्शन 1 टू 13 है, जो बेसिकली बताते हैं रेट्स का, एडिशनल ड्यूटीज कैसे लगेंगी, एंटी डंपिंग ड्यूटीज वगैरह, बेसिकली गवर्नमेंट की पावर विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीजिंग एंटी डंपिंग ड्यूटी एक्सेट्रा, ये सब हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 के अंदर। के बाद कस्टम्स टैरिफ एक्ट का फर्स्ट शेड्यूल है। फर्स्ट शेड्यूल दो चीज़ें बताता है, एक तो जनरल रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन की, जो टैरिफ के शेड्यूल है उन्हें कैसे इंटरप्रेट करेंगे, ये हम डिटेल में समझेंगे चैप्टर 3 के अंदर। देन इम्पोर्ट टैरिफ मतलब वो बताता है कि किस एचएसएन के गुड्स की क्या रेट ऑफ ड्यूटी है, क्या एक्सेट्रा, ये भी हम समझेंगे चैप्टर 3 के अंदर, अपने सिलेबस के चैप्टर 3 के अंदर। देन सेकंड शेड्यूल बात करता है एक्सपोर्ट टैरिफ की, दिस इज ऑल्सो वी विल डील इन चैप्टर 3। so this is the structure of what you call the customs law, customs act and customs टैरिफ एक्ट 1975। तो यहाँ तक आपको ये पता चला होगा कि क्या हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कस्टम्स का, और क्या हमें बेसिकली पढ़ना है, क्या हमारे सिलेबस में है, क्या कस्टम्स लॉ का स्ट्रक्चर है। आफ्टर दिस जो एक सबसे ज़रूरी चीज़ हमारे सिलेबस का पार्ट है जो हमें पढ़नी है, वो क्या है? देखो, इंडिया के अंदर ना, किसी भी कंट्री के अंदर फॉर दैट मैटर, सबसे जो सुप्रीम होता है ना, वो जनरली कॉन्स्टिट्यूशन होता है। इंडिया के अंदर तो नो डाउट जो सुप्रीम लॉ है, सुप्रीम जो बॉडी है, बेसिकली वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। कोई भी लॉ जो बनता है, कोई भी एक्शन जो गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर, जुडिशरी जो भी लोग लेते हैं, वो उस कॉन्स्टिट्यूशन के विद इन द पैरामीटर होना चाहिए। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के बियॉन्ड जाता है तो वो एक्शन, वो लॉ, वो जजमेंट इनवैलिड है। तो बिफोर अंडरस्टैंडिंग कस्टम्स में क्या-क्या सेक्शन है, हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या-क्या हैं विद रिस्पेक्ट टू कस्टम ड्यूटीज और इन जनरल ड्यूटीज के रिस्पेक्ट में जो कोई भी टैक्स से लगता है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, ठीक है? तो इसमें सबसे पहला आर्टिकल हमारा आता है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो आता है आर्टिकल 265। आर्टिकल 265 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे मेन कॉन्स्टिट्यूशन है, मेन आर्टिकल है। ये क्या बोलता है? ये बोलता है, बहुत छोटी सी बात बोलता है, नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड
एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। ये प्रोविजन बेसिकली बोल क्या रहा है? बोल रहा है कि कोई भी टैक्स ना ही लेवी होगा, ना ही कलेक्ट होगा अनलेस एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो बेसिकली ये क्या बोलना चाह रहा है कि आपका लेवी एज वेल एज कलेक्शन ऑफ टैक्स शुड बी बैक्ड बाय अ वैलिड लॉ। तो ये क्या बोलता है कि अगर गवर्नमेंट को कोई भी आपके ऊपर टैक्स लगाना है, लेवी करना है, लेवी मतलब इम्पोज करना है, कोई भी टैक्स लेवी करना है या कलेक्ट करना है, दोनों ही चीज तभी पॉसिबल है अगर आपने एक वैलिड लॉ पास कर रखा है। या तो पार्लियामेंट ने लॉ पास कर रखा है या स्टेट लेजिस्लेचर ने लॉ पास कर रखा है। अगर कोई लॉ नहीं है तो गवर्नमेंट आपसे आके आर्बिट्ररी टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकती। लॉ बनाने की पावर इंडिया में किसके पास है? दो ही लोगों के पास है, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर। गवर्नमेंट कोई भी ऑर्डर से, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि प्रेसिडेंट कोई ऑर्डर साइन करे और उस ऑर्डर के बेसिस पे टैक्स लग जाए, नहीं। अगर आपको टैक्स लगाना है so there should be a valid law passed by either the parliament और the state legislature। वो लॉ पास करेंगे तभी ही आपका टैक्स लग सकता है। और इसी आर्टिकल की वजह से there are various laws, इनकम टैक्स एक्ट, कस्टम्स एक्ट, सीजीएसटी एक्ट, आईजीएसटी एक्ट, बिकॉज बिना किसी एक्ट के, बिना किसी लॉ के आप टैक्स नहीं लगा सकते। आर्टिकल 265 इस पे बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है। इसका अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो जैसे मान लो आपकी एमसीडी है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, उसने ना एक ऑफिशियल ऑर्डर इशू किया, ऑफिशियल ऑर्डर इशूड। इसके अंदर इसने क्या बोला कि हर किसी को एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स पे करना पड़ेगा, टैक्स ऑफ रुपीज लेट्स सपोज 1000 पर मंथ। क्या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली का ये जो ऑर्डर है ये एक लॉ है? नहीं, लॉ सिर्फ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर बना सकता है, कोई और नहीं बना सकता। ये सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है। क्या आप इस ऑर्डर के बेसिस पे टैक्स लगा सकते हो? नहीं। आर्टिकल 265 बोलता है देयर शुड बी अ लॉ, लॉ मींस आइदर मेड बाय पार्लियामेंट और मेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर, तभी ही आप इसके ऊपर लॉ टैक्स लगा सकते हो। तो लेवी जो है दैट शुड आल्सो बी सपोर्टेड बाय अ वैलिड लॉ। अपार्ट फ्रॉम दैट इवन इफ कलेक्शन इज इलीगल, मतलब लेवी का लॉ है बट कलेक्शन का कोई लॉ नहीं है, तो वो कलेक्शन भी इनवैलिड होता है। तो लेवी एज वेल एज कलेक्शन के लिए आपको कोई वैलिड लॉ पास करना पड़ता है। दिस इज आर्टिकल 265, बहुत छोटी सी बात बोलता है। नाउ इसके बाद जो हमारा सेकंड आर्टिकल आता है, जो बेसिकली सोर्स होता है कि पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाने का सोर्स क्या है, वो आर्टिकल 245 होता है। आर्टिकल 245 क्या बोलता है? दो चीज बोलता है। पहली चीज बोलता है जो आपका पार्लियामेंट होता है, ठीक है, पार्लियामेंट कैन मेड लॉ फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया। तो जो पार्लियामेंट होता है, जो आपकी बेसिकली यूनियन जिसे हम बोलते हैं, तो हमारी यूनियन होती है, स्टेट होती है, देन लोकल बॉडीज होती है। यूनियन जो पार्लियामेंट है पूरे इंडिया के लिए, इंडिया के किसी पार्ट के लिए लॉ बना सकता है, आर्टिकल 245 ये बोलता है। दूसरी चीज ये बोलता है कि जो आपका स्टेट लेजिस्लेचर होता है, जो आपकी विधानसभा होती है या फिर जो विधान परिषद मिलकर बनती है, इट कैन मेक लॉ फॉर दी होल होल और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट। तो जो वो स्टेट है ऑफ कोर्स उसकी जुरिस्डिक्शन अपनी स्टेट ही है, तो वो अपनी स्टेट के लिए ही लॉ बना सकते हैं। तो या तो पूरी स्टेट के लिए, स्टेट के किसी स्पेसिफिक पार्ट के लिए स्टेट लेजिस्लेचर आपका लॉ बना सकता है। उसके बाद आर्टिकल 245 एक बहुत और अच्छी अहम बात बोलता है, वो बोलता है पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया, लॉ मेड कैन नॉट बी हेल्ड एज इनवैलिड merely because it has extra टेरिटोरियल ऑपरेशंस। तो बेसिकली ये क्या बोलता है कि पार्लियामेंट ने अगर कोई लॉ बनाया, आप उसे इनवैलिड नहीं बोल सकते, बिकॉज जस्ट बिकॉज उसका जो एप्लीकेशन है वो इंडिया के बाहर भी हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स एक्ट बोलता है कि मान लो आपका कोई इंडिया के बाहर बंदा रहता है
और उसने इंडिया से कोई इनकम अर्न करी, तो हम उसे टैक्स करेंगे। बंदा तो बाहर है, तो इनकम टैक्स का हम बोल सकते हैं कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन हो रहा है। क्या ये लॉ इनवैलिड है? नहीं है। पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 245 क्लियरली ये बोलता है कि पार्लियामेंट ने अगर कोई लॉ बनाया तो वो इनवैलिड नहीं माना जाएगा जस्ट बिकॉज उसका एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन है। लेकिन क्या सर स्टेट लेजिस्लेचर के पास भी ऐसी पावर है? कुछ नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज पे साइलेंट है। इसका इम्प्लीकेशन क्या है कि अगर स्टेट ने, लेट्स सपोज यूपी ने कोई लॉ बनाया और उसका इफेक्ट दिल्ली पे भी आ रहा है, तो वो लॉ आपका इनवैलिड मान लिया जाएगा बिकॉज दैट लॉ हैज एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन। यूपी से बाहर भी वो लॉ ऑपरेट कर रहा है, दैट देयरफॉर इट इज एन इनवैलिड लॉ। सर हम ये चेक कैसे करेंगे कि वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल है या नहीं? तो यार देखो, ये सिलेबस में नहीं है फॉर दैट मैटर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन, but still if you want to know, so I'll just tell you. So there is a doctrine of territorial nexus। ये डॉक्ट्रिन लगा के हम चेक करते हैं कि क्या उसका एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन है या नहीं है। ये डॉक्ट्रिन क्या बोलता है? वो ये बोलता है कि आप ना जो एंटायर लॉ है उसका पर्पस देखो, ठीक है। उसके बाद आप देखो कि उस पर्पस को अचीव करने के लिए वो किस ऑब्जेक्ट पे टैक्स लगा रहा है, ठीक है। एंड अगर वो पर्पस अचीव करने के लिए उसका जो ऑब्जेक्ट है, लेट्स सपोज वो स्टेट से बाहर है, फिर भी उसके ऊपर टैक्स लग रहा है, तो जस्ट बिकॉज ऑब्जेक्ट फिजिकली स्टेट से बाहर है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपका एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन हो गया। तो बेसिकली वो क्या बोलते हैं, आप रीजनेबल नेक्सस देखो, रीजनेबल नेक्सस है या नहीं। मैं आपको एग्जांपल देके बता देता हूँ छोटा सा, अगर समझ नहीं है तो बिहार ने क्या किया, बिहार गवर्नमेंट ने, बिहार स्टेट लेजिस्लेचर ने एक लॉ पास किया। लॉ पास इन्होंने किस चीज के लिए किया, अगर मैं आपको बताऊं तो इनका जो लॉ इन्होंने बनाया वो बनाया बिहार हिंदू रिलीजियस ट्रस्ट एक्ट 1950। ये लॉ इन्होंने बनाया। अब ये लॉ इन्होंने किस लिए बनाया? इन्होंने कहा यार जितने भी ये हिंदू रिलीजियस ट्रस्ट हैं, हमें इनकी प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। अब इस लॉ से क्या हुआ कि जो ट्रस्ट बिहार में रजिस्टर्ड थे बट उनकी प्रॉपर्टीज बिहार से बाहर थी, उनके ऊपर भी लॉ लग रहा था। तो इस बेसिस पे लॉ चैलेंज हो गया। चैलेंज में उन्होंने बोला कि यार देखो, ये तो बिहार स्टेट लेजिस्लेचर का लॉ है, दैट शुड ऑपरेट विद इन द बाउंड्रीज ऑफ बिहार ओनली, एंड अगर ये बिहार की बाहर वाली प्रॉपर्टीज में अप्लाई हो रहा है तो दैट इज इनवैलिड। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने बोला यार देखो, इस एक्ट का पर्पस क्या है? इस एक्ट का पर्पस है हिंदू रिलीजियस ट्रस्ट जो बिहार के अंदर है उनकी प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना। नाउ इफ अ ट्रस्ट इज रजिस्टर्ड इन बिहार एंड इट हैज अ प्रॉपर्टी आउटसाइड बिहार, देन उस प्रॉपर्टी पे भी ये लॉ लग जाएगा, बिकॉज आप एंटायर पर्पस देखो, उसका पर्पस है प्रोटेक्शन करना। उस प्रोटेक्शन के लिए उसे, जो ट्रस्ट बिहार में रजिस्टर्ड है उसकी प्रॉपर्टी जो बाहर है उस पर भी उसे अप्लाई करना पड़ रहा है। तो therefore there is a reasonable nexus between the purpose of the act and the object which is sought to be taxed, therefore it is held valid। so therefore हम बोलते हैं आपको रीजनेबल नेक्सस देखना है। जस्ट बिकॉज कोई चीज फिजिकली बाहर है इसका मतलब ये नहीं कि वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन है। तो दिस इज विद रिस्पेक्ट टू योर डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस। एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड आई हैव एक्सप्लेन्ड इट अ बिट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा क्या बोलता है? दैट इज 246। आर्टिकल 246 हमें बताता है कि किस मैटर के ऊपर स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना सकता है, किस मैटर के ऊपर आपका पार्लियामेंट लॉ बना सकता है। तो 246 बोलता है कि कुछ मैटर जो लिस्ट 1 में दिए गए हैं, लिस्ट 1 होती है आपकी यूनियन लिस्ट, उस पर सिर्फ पार्लियामेंट लॉ बना सकता है। कुछ मैटर जो आपके स्टेट लिस्ट में दिए हुए हैं, लिस्ट 2 में, उसके ऊपर सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना सकता है। लिस्ट 2 कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर या तो पार्लियामेंट बना सकता है या स्टेट भी बना सकता है, दोनों बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखें तो बेसिकली आपके जितने भी फंक्शनल एरियाज होते हैं, मैटर्स होते हैं, उन्हें 3 पार्ट में आपका आर्टिकल 246 डिवाइड करता है। पहला बोलता है एक्सक्लूसिव एरिया जिसके ऊपर सिर्फ पार्लियामेंट लॉ बना सकता है। सेकंड, एक्सक्लूसिव एरिया जिसके ऊपर सिर्फ आपका स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना सकता है। थर्ड होता है जिसके ऊपर आपका कॉन्करेंट एरिया जिसे बोलते हैं, जिसके ऊपर स्टेट भी बना सकता है, सेंटर भी बना सकता है, बट
अगर कॉन्ट्राडिक्शन दोनों के लॉ में है तो जो सेंटर का लॉ है वो प्रिवेल करेगा ओवर द स्टेट लॉ। 246 के अंदर साथ में ना शेड्यूल 7 को रेफर करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। शेड्यूल 7 के अंदर 3 लिस्ट है। लिस्ट 1 दैट इज यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट क्या बताती है कि इस लिस्ट के अंदर जो मैटर्स हैं उन मैटर्स के रिस्पेक्ट में पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर होती है टू मेक लॉज। और बेसिकली जहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को लगा कि यहाँ पे यूनिफॉर्म लॉज की जरूरत है, जैसे डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, वो मैटर्स लिस्ट 1 के अंदर है। यहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वाले लॉज होते हैं वो स्टेट के अंदर है। तो और जो लिस्ट 1 होती है इसका ओवरराइडिंग इफेक्ट होता है लिस्ट 2 और लिस्ट 3 के ऊपर। मतलब अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ लिस्ट 1 के मैटर और लिस्ट 2 के मैटर के अंदर, तो लिस्ट 1 प्रिवेल करेगी, यानी यूनियन जो पार्लियामेंट है उसका राइट प्रिवेल करेगा ओवर स्टेट लेजिस्लेचर। लिस्ट 2 होती है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट के अंदर बेसिकली क्या होता है, एक्सक्लूसिव पावर होती है कि जो स्टेट लेजिस्लेटर है वो लॉ बना सकता है उस मैटर पे, यानी पार्लियामेंट उस पर लॉ नहीं बना सकता। इस तरह के मैटर्स होते हैं यहाँ पे जनरली लोकल वेरिएशन और एडमिनिस्ट्रेशन वाले मैटर्स होते हैं, जैसे पुलिसिंग वगैरह हो गया, जिन मैटर के ऊपर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की ग्रिप जरूरी होती है वो यहाँ होते हैं। लिस्ट 3 होती है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आपका यूनियन और स्टेट दोनों लॉ बना सकते हैं, साथ में बनाओ अलग अलग बनाओ, दोनों के पास ऑथराइजेशन होता है। बट कोई कॉन्फ्लिक्ट आया तो पार्लियामेंट का लॉ प्रिवेल करता है और स्टेट का लॉ। ठीक है, अब लिस्ट 3 कॉन्करेंट लिस्ट होती क्या है, कुछ मैटर ना ऐसे होते हैं जो शायद अभी पार्लियामेंट को नेशनल इंपॉर्टेंस के ना लगे, तो उन्होंने बोला कि ठीक है इतने स्टेट अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे स्टेट के अंदर वो जरूरी है, तुम लॉ बना लो। फ्यूचर में अगर वो नेशनल इंपॉर्टेंस के मैटर बन गए तो पार्लियामेंट के पास पावर है कि पार्लियामेंट भी उसके ऊपर लॉ बना सकता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट आर्टिकल आता है आर्टिकल 286। 286 क्या बोलता है, 286 बोलता है जो आपकी स्टेट लेजिस्लेचर होती है वो टैक्स नहीं लगा सकती किसी भी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज पे जो कि उसके स्टेट के आउटसाइड है, या फिर वो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में है। तो या तो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की वजह से कोई सेल हो रहा है, या फिर आपकी स्टेट के बाहर यानी इंटर स्टेट हो रहा है, तो वहां पे आपकी स्टेट टैक्स नहीं लगा सकती। ठीक है, इसका लॉजिक क्या है, तो लॉजिक ना, तो दे आर सर्टेन जजमेंट। यूनाइटेड मोटर्स का जजमेंट होता था सुप्रीम कोर्ट का, यूनाइटेड मोटर्स, उसने ये बोला था कि जिस स्टेट में कंजम्पशन हो रहा है वो स्टेट उस ट्रांजेक्शन पे टैक्स लगा सकती है। तो सपोज दिल्ली से सेल हुआ बट अल्टीमेट कंजम्पशन यूपी में हुआ, तो उस जजमेंट ने बोला यूपी के पास पावर है कि यूपी उसके ऊपर टैक्स लगा सकता है। उसके बाद एक बंगाल इम्यूनिटी का दूसरा सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आया जिसने बोल दिया कि जो कंजम्पशन वाली स्टेट है ना वो टैक्स नहीं लगा सकती, कि उसके पास पावर नहीं है कंजम्पशन वाली टैक्स लगाने की। तो इसलिए यहाँ पे एक लॉ कमीशन बिठाया गया, टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन उसे बोलते हैं। अराउंड जब ये यूनाइटेड मोटर्स का जजमेंट आया उसके बाद इंक्वायरी कमीशन बैठा था, इसने कुछ रिकमेंडेशंस करी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो 6th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास हुआ एंड वहाँ पे बोल दिया गया कि स्टेट के पास पावर ही नहीं है ना ही आउटसाइड द स्टेट टैक्स लगाने की और ना ही आपका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे टैक्स लगाने की, एंड वो पावर पार्लियामेंट के पास है। तो बाय वर्च्यू ऑफ दैट पावर जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, 6th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, उसके बेसिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्ट को पास किया, जिसमें ये बोला गया टैक्स जो होगा वो लगाएगा पार्लियामेंट, बट कलेक्ट करेगा और एडमिनिस्टर करेगा स्टेट। कौन सा स्टेट, ओरिजिन स्टेट जहां से गुड्स फ्लो हो रहे हैं। तो अगर दिल्ली से सेलर सेल कर रहा है दिल्ली वाला, तो दिस आई एम जस्ट टेलिंग यू 286 की एंटायर हिस्ट्री है कि जजमेंट थे, कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट थे, फिर लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई, उसके बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, 6th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, एंड बेसिस दैट अमेंडमेंट सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्ट आया। तो अल्टीमेटली अब 286 आज की डेट में क्या बोलता है कि कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर किसी भी सेल और सप्लाई पे टैक्स नहीं लगा सकती अगर वो आउटसाइड द स्टेट ट्रांजेक्शन हो रहा है या फिर इन द कोर्स ऑफ इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा है। इन दोनों केस में टैक्स लगाने की पावर एक्सक्लूसिवली पार्लियामेंट के पास है। साथ के साथ आर्टिकल 286 कहता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो ऐसे प्रिंसिपल्स बना सकता है जिन प्रिंसिपल्स के बेसिस पे डिसाइड होगा कि कोई भी सप्लाई आउटसाइड द स्टेट कब टेक प्लेस हो रही है या फिर इन द कोर्स ऑफ इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट कब हो रही है। इसी पावर के वर्च्यू में उन्होंने आईजीएसटी एक्ट के अंदर जो प्लेस ऑफ सप्लाई के प्रोविजंस हैं वो प्रोविजंस बनाए हैं। 286 ये एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि वो प्रिंसिपल्स बना सकता है कि कब स्टेट के बाहर सप्लाई मानी जाएगी, कब इन द कोर्स ऑफ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट मानी जाएगी। तो अभी तक जितना हमने पढ़ा है एक बार अपनी कॉन्सेप्ट बुक से गो थ्रू कर लेते हैं, बिकॉज बेयर प्रोविजन की तो इसमें कोई नीड नहीं है, बिकॉज हमने कस्टम्स का कोई बेयर प्रोविजन नहीं पढ़ा है यहाँ पे। एंड कॉन्सेप्ट बुक से एक बार गो थ्रू करने के बाद 3 क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन बैंक में है वो भी हम देख लेते हैं। तो लेट्स गो टू दी कॉन्सेप्ट बुक। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं बैकग्राउंड एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ कस्टम्स लॉ इन इंडिया। सबसे पहले ओरिजिन, तो ओरिजिन में हमने पढ़ा था वर्ड कस्टम्स
is derived from the word custom, which means a traditional or habitual practice. Ancient practice to compulsory tax. Traders used to voluntarily offer a portion of their goods to the king as a gesture of respect or gratitude. It was not a tax but a customary gift. Over time, this voluntary practice become compulsory. हमने पढ़ा कि कैसे customary था फिर compulsory बन गया. Then Arthashastra and Shulka. Kautilya's Arthashastra explicitly refers to the custom duty as Shulka, which consists of the following. Import duty कब charge होता है? Charge for allowing foreign goods into the kingdom. Export duty कब charge होता है? Charged when goods were taken out of the kingdom. Now historical development in India, इसके बारे में हमने इसमें दिया है. Phase 1 before independence, pre 1947 कैसे था? The modern customs duty system in India developed during the British period with the establishment of structured institutions for revenue collection and trade regulation. तो different boards of trade and boards of taxation, अलग-अलग board इन्होंने setup किए थे British era के अंदर for revenue collection and for regulation of the entire trade. A uniform duty system was introduced across India and a separate laws were enacted for sea, land and air customs. तो मैंने बताया कि before British फ्रेगमेंटेड थे, कहीं पे ड्यूटी लगती थी, कहीं पे हाई, कहीं पे लॉ अलग-अलग चलता था. जब ब्रिटिश आया तो उन्होंने यूनिफॉर्म ड्यूटी लगी कि अक्रॉस इंडिया इतनी ड्यूटी लगेगी कस्टम्स की और सेपरेट लॉज उन्होंने एनेक्ट करे सी के लिए, लैंड के लिए और एयर कस्टम्स के लिए. ऑल्दो कस्टम्स ड्यूटीज वर वंस एबॉलिश्ड, दे वर लेटर इंट्रोड्यूस्ड टू मीट रेवेन्यू नीड्स. तो एक बार बीच में उन्होंने लेट 1800s में ड्यूटी को एबॉलिश कर दिया था, बट देन री इंट्रोड्यूस किया बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल नीड्स. ये जो एंटायर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट वाला है एग्जाम पर्सपेक्टिव से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सिंस स्टडी मैट में दिया हुआ है दैट्स व्हाई वी आर कवरिंग. अदरवाइज पेपर कॉन्सेप्चुअल होता है, तो मतलब आई डोंट फोरसी कि इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आएंगे, बट स्टिल वी शुड अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड ऑफ एंटायर लॉ. देन पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या हुआ? पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया नीडेड टू कंसोलिडेट द फ्रेगमेंटेड कॉलोनियल एरा कस्टम्स लॉ इनटू अ कंसोलिडेटेड नेशनल फ्रेमवर्क. तो जैसे हमने देखा एयर के लिए अलग था, लैंड के लिए अलग था, सी के लिए अलग था, तो उन्हें कंसोलिडेट करने की जरूरत थी आफ्टर इंडिपेंडेंस. तो कस्टम्स एक्ट 1962 पास हुआ टू कंसोलिडेट ऑल द एग्जिस्टिंग कस्टम्स लॉ इनटू अ सिंगल कॉम्प्रिहेंसिव स्टैट्यूट. उसके बाद कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975 इन्होंने लाया, जिसने क्या किया, डिटेल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स बताया एंड रेट्स ऑफ ड्यूटी स्पेसिफाई करी ईच कैटेगरी ऑफ गुड्स के अंदर. तो दिस इज योर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ कस्टम्स लॉ. देन सेकंड चीज आती है आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन. सबसे पहला आर्टिकल हमने पढ़ा आर्टिकल 265. आर्टिकल 265 क्या बोलता है? नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ. ये हमने समझा इसका मतलब क्या है. लेवी एज वेल एज कलेक्शन ऑफ टैक्स मस्ट बी बैक्ड बाय अ वैलिडली एनेक्टेड लॉ. वैलिड लॉ होना चाहिए, उसके बेसिस पे आप लेवी या कलेक्शन कर सकते हो. गवर्नमेंट कैन नॉट इम्पोज और कलेक्ट एनी टैक्स ऑन इट्स ओन. A valid law must first be passed either by the parliament or the state legislature. तो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर को पहले एक लॉ पास करना पड़ेगा, उसके बाद ही गवर्नमेंट टैक्स लेवी या कलेक्ट कर सकती है. अपने हिसाब से कभी नहीं कर सकती. जैसे एमसीडी का हमने एग्जांपल दिया, उस तरीके से कभी टैक्स कलेक्ट नहीं हो सकता. उसके बाद आर्टिकल 245 क्या बोलता है? आर्टिकल 245 बोलता है Parliament can make laws for whole or any part of the India, while a state legislature can make laws for the whole or any part of that state. तो Parliament पूरी country के लिए बना सकता है, state अपनी state के लिए बना सकती है. Law made by the Parliament will not be considered invalid merely because it has extraterritorial operation. However, a law made by the state legislature cannot have extraterritorial operation. अगर Parliament का law है, it can have extraterritorial operation. बट अगर स्टेट का लॉ है तो उसका एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन नहीं हो सकता. इसमें हमने डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस देखा, बट एग्जाम पर्सपेक्टिव से वो रेलेवेंट ही नहीं है. 0% चांसेस वो कहीं पे डिस्कस भी नहीं है, तो इसलिए हमने उसे बुक के अंदर नहीं रखा है, बट आपको एक्सप्लेन मैंने कर दिया. उसके बाद आर्टिकल 246 रेड विद 7 शेड्यूल. ये क्या करता है? एंटायर सब्जेक्ट मैटर इनके ऊपर लॉ बन सकता है. उन्हें 3 लिस्ट में डिवाइड करता है, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3. लिस्ट 1 हम देखते हैं. लिस्ट 1 क्या बोलते हैं? विद रिस्पेक्ट टू मैटर्स एन्यूमरेटेड इन दिस लिस्ट, पार्लियामेंट हैज द एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज. अगर इसका एग्जांपल देखें तो एंट्री 83 होती है, जिसके अंदर बोला गया ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट ड्यूटीज. और इस एंट्री के परसुएंट में ही कस्टम्स एक्ट 1962 या कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975 बनाया गया. तो अगर देखोगे, अगर आपसे कोई पूछे कस्टम्स लॉ किस एंट्री से फ्लो करती है, तो एंट्री 83 ऑफ द लिस्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ऑफ द 7 शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वहां से आपका फ्लो करता है. 83 के अंदर ही पार्लियामेंट के पास पावर है लॉ बनाने की विद रिस्पेक्ट टू कस्टम्स, और उसी के परसेंट उन्होंने कस्टम्स एक्ट 1962 और कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975 बनाया. सिमिलरली लिस्ट टू स्टेट लिस्ट जो होती है, क्या बोलती है?
With respect to the matters enumerated in this list, state legislature has the exclusive power to make laws. तो जो स्टेट लिस्ट के अंदर मैटर्स होते हैं उसके ऊपर सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना सकता है, पार्लियामेंट लॉ नहीं बना सकता। एग्जाम्पल एंट्री 14 है लिस्ट 2 की, जो एग्रीकल्चर से बात करती है। देयरफॉर एग्रीकल्चर के रिस्पेक्ट में ओनली स्टेट लेजिस्लेचर लॉ पास कर सकता है, पार्लियामेंट लॉ पास नहीं कर सकता। इसमें मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है महाराष्ट्र एग्रीकल्चर लैंड लीजिंग एक्ट 2017। लिस्ट 3 कॉन्करेंट लिस्ट है। ये क्या बोलती है? विद रिस्पेक्ट टू द मैटर्स एन्यूमरेटेड इन दिस लिस्ट, पार्लियामेंट एज वेल एज द स्टेट लेजिस्लेचर हैज द पावर टू मेक लॉज। तो दोनों के पास पावर होती है, दोनों में से कोई भी लॉ बना सकता है। एंट्री 25 के अंदर एजुकेशन आपको दी हुई है। एजुकेशन के रिस्पेक्ट में अगर आप देखोगे तो यूनियन का भी एक लॉ है जो कि राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 है, और स्टेट का भी लॉ होते हैं, जैसे यहाँ पे महाराष्ट्र एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन ऑफ फी एक्ट 2011। दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए। कोई कॉन्ट्राडिक्शन हुआ स्टेट लॉ और पार्लियामेंट लॉ के अंदर तो पार्लियामेंट का जो लॉ है वो प्रिवेल करेगा। अगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं है तो दोनों अपनी अपनी जगह चलते रहेंगे, बिकॉज दोनों के पास पावर है कॉन्करेंट लिस्ट में लॉ बनाने की। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आर्टिकल आता है आर्टिकल 286। 86 क्या बोलता है? स्टेट्स कैन नॉट मेक एनी लॉ टू इम्पोज टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज विच टेक्स प्लेस आइदर आउटसाइड द स्टेट और इन द कोर्स ऑफ इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। तो अगर आउटसाइड द स्टेट कोई सप्लाई टेक प्लेस कर रही है या फिर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट के कोर्स में कर रही है, उसके ऊपर कोई स्टेट लॉ नहीं बना सकता। पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन टू मेक लॉज फॉर इम्पोजिंग टैक्स इन द अबव केसेस। तो ऊपर के जो दो केसेस हैं दैट इज आउटसाइड द स्टेट और इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, इसमें से पार्लियामेंट लॉ बना सकता है। फर्दर, पार्लियामेंट हैज द पावर टू फॉर्मुलेट प्रिंसिपल्स फॉर डिटरमाइनिंग व्हेन अ सप्लाई टेक्स प्लेस आउटसाइड द स्टेट और इन द कोर्स ऑफ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। ये मैं करेक्ट कर दूंगा बुक में, यहाँ पे कोर्ट की जगह दिस वुड बी इन द कोर्स, इन द कोर्स ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ठीक है, तो इसमें से पार्लियामेंट आपका लॉ बना सकता है। तो एक बार हम क्वेश्चन बैंक में देख लेते हैं रिलेवेंट क्वेश्चन जो हमारे हैं। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देखोगे जैन 21 में आया है, एमटीपी नवंबर 24 में आया है। ये क्या बोलता है? एलोबरेट द मीनिंग एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कस्टम्स। ठीक है, ऑल्सो elucidate the constitutional provisions which provide the power to make laws relating to customs duty and who possesses the power to make such laws। तो अभी हमने पढ़ा है बुक में से, हमने बोला कस्टम्स जो ड्राइव हुआ है दैट इज ड्राइव फ्रॉम द वर्ड कस्टम्स व्हिच मींस हैबिचुअल प्रैक्टिस और कोर्स ऑफ एक्शन दैट कैरेक्टरिस्टिकली इज रिपीटेड इन लाइक सर्कमस्टेंसेस। ड्यूटीज ऑफ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स वर लेवीड थ्रू लेजिस्लेशन थ्रू ब्रिटिश पीरियड before which during monarchical governance said duty was collected at city gates at the time of goods coming into and going out। तो मैंने बताया ब्रिटिश पीरियड में वो लेजिस्लेशन के थ्रू लगते थे, डिफरेंट लेजिस्लेशन। बिफोर दैट फ्रेगमेंटेड थे, एंट्री गेट्स पे लिए जाते थे। The legislation of British period were replaced by the enactment and promulgation of Customs Act 1675। तो ब्रिटिश के जाने के बाद जो नई लेजिस्लेशन आया वो कस्टम्स एक्ट 1962 आया एंड 1975 आया। The power to make laws is conferred on the parliament and legislature of state by article 245। तो उन्होंने बताया 245 के अंदर ही बताता है स्टेट लॉ बना सकता है, पार्लियामेंट लॉ बना सकता है। फर्दर एंट्री 83 ऑफ लिस्ट 1 ऑफ 7 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स द पावर टू फ्रेम लॉज विद रिस्पेक्ट टू कस्टम्स ड्यूटी। कॉन्सेप्ट बुक में हमने दिया हुआ है। एंट्री 83 ऑफ लिस्ट 1 जो है वो आपको बताती है कस्टम्स के ऊपर लॉ बना सकता है। फर्दर कौन बना सकता है? पार्लियामेंट बना सकता है। तो द पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू कस्टम ड्यूटी वेस्ट एक्सक्लूसिवली विद द पार्लियामेंट। सो आपका क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे हो जाता है। बहुत सिंपल थ्योरी क्वेश्चन है, एक बार पढ़ के मतलब कॉन्सेप्ट बुक में ही पढ़ लोगे तो क्वेश्चन देखने की जरूरत भी नहीं है। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है अंडर विच प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू लेवी टैक्सेस, कस्टम्स ड्यूटी एंड एक्सपोर्ट ड्यूटीज। यू आर रिक्वायर्ड टू राइट अ नोट ऑन रिलेटेड प्रोविजन एंड रेस्ट्रिक्शंस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 265 बोलता है कि लॉ पास होना चाहिए। तो 265 के अंदर आपको बेसिकली बोला गया है एग्जैक्ट कौन सा प्रोविजन है। एग्जैक्ट प्रोविजन आप देखोगे आर्टिकल 246 के अंदर 7 शेड्यूल है, एंट्री 83 जो कस्टम्स ड्यूटी की बात करती है। रेस्ट्रिक्शन ये बात कर रहे हैं आर्टिकल 286 की कि स्टेट कब लॉ नहीं बना सकता। तो 265 बोलता है कि नो टैक्स शैल बी लेविड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। एंट्री 83 आपको बताती है। 286 रेस्ट्रिक्शन लगाता है। क्या रेस्ट्रिक्शन लगाता है? कोई भी स्टेट लॉ नहीं बना सकती फॉर इम्पोजिंग टैक्स जो कि सप्लाई आउटसाइड द स्टेट हो रही है या इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट हो रही है, एंड इन दो केस में सिर्फ पार्लियामेंट लॉ बना सकता है। सॉरी, so this is also a direct theory question, nothing to be worried about। और ये आपका मई 23 में आया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन गवर्निंग लेवी ऑफ कस्टम्स ड्यूटी। सेम ही क्वेश्चन है स्टडी मटेरियल का। 265 हमने यहाँ पे बता दिया, 245 हमने बता दिया। पार्लियामेंट पूरी कंट्री के लिए बना सकता है, स्टेट सिर्फ अपने स्टेट के लिए बना सकता है। 246 हमें सब्जेक्ट मैटर बता दिया। लिस्ट 1 हमने डिस्कस करी, लिस्ट 2, लिस्ट 3
एंड 286। तो इसके अंदर बेसिकली जितने भी प्रोविजंस हैं विद रिस्पेक्ट टू कस्टम्स ड्यूटी एंड लॉ मेकिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट, सारे प्रोविजन हम डिस्कस करें। कॉन्सेप्ट बुक में बिल्कुल दिए हुए हैं, नॉर्मल थ्योरी क्वेश्चन, नथिंग मच। तो ये 3 क्वेश्चन इस टॉपिक के हो गए। नाउ लेट्स मूव ऑन दी नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, अगर हम कॉन्सेप्ट बुक देखें तो नेक्स्ट टॉपिक इज ओवरव्यू ऑफ कस्टम्स लॉ। इसमें एक्सटेंट एंड एप्लीकेबिलिटी हम पढ़ेंगे, इसे हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे ताकि आपको एटलीस्ट बेस क्लियर हो, कस्टम्स लॉ लगता कैसे है, क्या इसका स्ट्रक्चर है, ये सब चीज़ें। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें एक्सटेंट एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ कस्टम्स लॉ, यानी कस्टम्स एक्ट 1962 की हम एक्सटेंट एंड एप्लीकेबिलिटी पढ़ेंगे कि क्या इसकी एक्सटेंट है, कहाँ तक लगता है, कैसे लगता है, ये सब हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो बेसिकली हम यहाँ पे जो पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे सेक्शन 1। सेक्शन 1 किसी भी जो एक्ट का सेक्शन 1 होता है दैट टॉक्स अबाउट इट्स एक्सटेंट एंड एप्लीकेबिलिटी। तो जो सेक्शन 1 है कस्टम्स एक्ट 1962 का, वो क्या बोलता है, वो बोलता है कस्टम एक्ट शैल एक्सटेंड टू, 3 पार्ट में वो इसे डिवाइड करता है। सबसे पहले बोलता है एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया पे लगेगा। उसके बाद ये एक अमेंडमेंट है जो फिनेंस एक्ट 26 से आई है, एंड सिंस ये 30 मार्च से एप्लीकेबल हो गई थी, देयरफॉर हमारे सिलेबस का पार्ट है। आई एम नॉट वेरी श्योर आई से कितना डिटेल में डिस्कस करेगा, बट हम इसे समझेंगे कि क्या इसका लॉजिक है। तो ये बोलता है, सेकंड चीज ये बोलता है कि कस्टम्स एक्ट लगता है किस पे, फिशिंग एंड फिशिंग रिलेटेड एक्टिविटीज ऑफ इंडियन फ्लैग्ड वेसल बियॉन्ड द टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। तो अभी हम पढ़ेंगे टेरिटोरियल वाटर क्या होता है, कहाँ तक इंडिया आता है, कैसे इस प्रोविजन को लाया गया। थर्ड ये बोलता है कोई भी ऑफेंस जो आप इंडिया के बाहर भी कर रहे हो उसके ऊपर भी कस्टम्स लॉ लगता है। सबसे पहले समझते हैं हम होल ऑफ इंडिया का मतलब क्या है। सेक्शन 2 क्लॉज 26 ऑफ कस्टम्स एक्ट 1962 डिफाइंस इंडिया टू से इंडिया इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। तो ये नहीं बताता इंडिया है क्या, ये बताता है इंडिया जो भी है उसके अंदर टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया को भी इंक्लूड करोगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं इंडिया क्या है, फिर हम समझेंगे टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया क्या है। तो अगर मैं इंडिया को देखूं तो आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है इट रेफर्स टू द टेरिटरी ऑफ इंडिया, सिंपली पुट इट रेफर्स टू द मेनलैंड। तो आर्टिकल 1 बोलता है कि जो इंडिया है दैट वुड कंप्राइज ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज मेंशन इन द शेड्यूल। सो देयर इज द शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो क्लियरली बताता है कि कौन कौन सी स्टेट है, कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज है। तो अगर इन शॉर्ट बोलूं, आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो लैंड मास है, जो जितना भी लैंड है, मेन लैंड है इंडिया का, उसको रेफर करता है। तो इंडिया मीन्स मेन लैंड ऑफ इंडिया प्लस टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया क्या होता है, टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा मैरीटाइम जोन्स क्या होते हैं। तो अगर मैं आपको इसकी ब्रीफ हिस्ट्री बताऊं कि मैरीटाइम मैरीटाइम जोन्स की हिस्ट्री क्या है, तो ना सीज को लेके, आपके ओशन को लेके ना काफी सारे व्यूज थे। एक व्यूज ये बोलता था कि भाई ओशन के रिस्पेक्ट में ना फ्रीडम होनी चाहिए, किसी स्टेट का उसके ऊपर राइट नहीं होना चाहिए। कुछ व्यू ये बोलते थे कि यार जो एडजेसेंट स्टेट है जिससे लग के वो सी है, उस स्टेट का उसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। तो मल्टीपल व्यूज फ्लोट करते थे। बट 1945 में कुछ ऐसा हुआ जिससे फिर डायनामिक्स चेंज हुए। 1945 में क्या हुआ, जिसे ट्रूमैन प्रोक्लेमेशन बोलते हैं। यूएस ने क्या किया, जितने भी उसके एडजेसेंट कॉन्टिनेंटल शेल्फ थे, कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है मैं बताऊंगा, बट आप ये समझे एडजेसेंट सीज थे, उसके ऊपर यूएस ने अपना राइट क्लेम करना स्टार्ट कर दिया। एंड अलॉन्ग विद यूएस, जैसे यूएस ने ये चीज करी, जो बाकी कंट्रीज थी उन्होंने भी अपने एडजेसेंट सीज के ऊपर राइट क्लेम करना स्टार्ट कर दिया। तो 1958 में जिनीवा कन्वेंशन हुआ। जिनीवा कन्वेंशन के 4 कन्वेंशन आए लॉ ऑफ सीज के ऊपर, जो कि लोगों ने अडॉप्ट करे, बट वो काफी सारे की इश्यूज को सेटल नहीं कर पा रहे थे। सबसे पहला की इशू था कि भाई टेरिटोरियल सी का क्या ब्रेथ होगा, क्या उसकी लेंथ होगी, वो सब चीजें डिटरमाइन नहीं कर पा रहे थे। तो जिनेवा कन्वेंशन फेल हो गया। ये जो 4 कन्वेंशन से फेल हो गए। उसके बाद 1973 से लेके 1982 के बीच में यूनिक्लोज 3 नेगोशिएशन स्टार्ट हुए। यूएन क्लोज बेसिकली क्या है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉज ऑफ द सीज। तो यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन है लॉ ऑफ द सीज के ऊपर। इसके ऊपर कॉम्प्रहेंसिव प्रॉपर ट्रीटी वगैरह बनाई गई, 1982 में साइन हुई और 1994 से एप्लीकेबल हो गई। इस ट्रीटी के अंदर क्या बोला गया, टेरिटोरियल वाटर को इन्होंने बोला पहले इंटरनल वाटर्स को इन्होंने बोला जो आपके बेस लाइन के पीछे वाला होता है। बेस लाइन क्या होती है, तो जैसे मान लो ये आपका लैंड है, यहाँ पे लैंड आपका खत्म हो रहा है, वाटर शुरू हो रहे हैं, तो जहाँ अब जैसे आप देखें टाइड जब वेव्स आती हैं तो पानी ऊपर तक जाता है फिर नीचे आता है। तो जो नीचे आने वाला लास्ट पॉइंट होता है उसे बेस लाइन बोलते हैं जनरली। तो वो बेस लाइन से इन्होंने बोला कि जो बेस लाइन से पीछे जितना भी पानी है वो आपका इंटरनल वाटर्स होगा, उसके ऊपर फुल सॉवरेनिटी होगी। सॉवरेनिटी का मतलब होता है राइट टू गवर्न इटसेल्फ, कि इंडिया या जो भी कंट्री चाहे उसके ऊपर कोई भी लॉ या कुछ बना सकते हैं, उस कंट्री का ही पार्ट माना जाएगा। टेरिटोरियल सी को उन्होंने डिफाइन किया। टेरिटोरियल सी को उन्होंने बोला 0 to
12 नॉटिकल माइल्स क्या होता है बेसिकली 1.852 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 नॉटिकल माइल। सी में कोई भी डिस्टेंस जो मेजर होता है नॉटिकल माइल्स में मेजर होता है, किलोमीटर्स में नहीं होता। तो उन्होंने बोला जो आपकी बेस लाइन थी, जो आपकी ये बेस लाइन है, इस बेस लाइन से जो 12 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया होगा उसे हम टेरिटोरियल सी बोलेंगे, जिसके ऊपर उस कंट्री की फुल सॉवरेनिटी होगी और दूसरी कंट्री के शिप वगैरह का इनोसेंट पैकेज होगा कि पासेज होगा कि वो जा सकते हैं वहां से इनोसेंटली। देन उन्होंने कॉन्टिग्यूअस जोन बताया, उन्होंने बोला 12 से लेकर 24 नॉटिकल माइल्स का एरिया दैट वुड बी कॉन्टिग्यूअस जोन। उसके ऊपर कस्टम, इमिग्रेशन, अदर कंट्रोल्स होंगे उस कंट्री के। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन उन्होंने बोला कि जो आपका 12 किलोमीटर से लेके बेसिकली नेक्स्ट 200 किलोमीटर 12 नॉटिकल माइल से लेके 200 नॉटिकल माइल तक का एरिया होता है, वो आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगा। उसके ऊपर उस कंट्री के रिसोर्सेज के ऊपर पूरे कंट्रोल होगा। कॉन्टिनेंटल शेल्फ उन्होंने फिर इस तरीके से बताया, हाई सी बताया, और अकॉर्डिंगली उन्होंने बेसिकली पूरा यूएन क्लोज के अंदर इस चीज को बता दिया गया और बोला गया कि कंट्रीज अपने अपने लॉ बनाएगी। तो इंडिया के अंदर जो लॉ बना वो बना टेरिटोरियल वाटर्स, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड अदर मैरीटाइम जोन एक्ट 1976, जिसे हम शॉर्ट में मैरीटाइम जोन एक्ट भी बोलते हैं। इस एक्ट को इंडिया के अंदर बनाया गया। इसके सेक्शन 3 के अंदर डिफाइन किया गया टेरिटोरियल वाटर्स क्या होगा। टेरिटोरियल वाटर्स को उन्होंने बोला कि 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो आपका बेस पॉइंट से, बेस लाइन से पॉइंट है, वो आपका टेरिटोरियल वाटर्स होगा। तो जैसे अगर मैं इंडिया का जैसे एक एग्जांपल दूं, मान लो ये मेरी बेस लाइन है, इस बेस लाइन से लेके नेक्स्ट 12 नॉटिकल माइल जो होंगे ये मेरे टेरिटोरियल वाटर्स होंगे। टेरिटोरियल वाटर्स के ऊपर इन्होंने बोला इंडिया की पूरी सॉवरेनिटी है, यानी टेरिटोरियल वाटर्स भी इंडिया का ही पार्ट माना जाएगा। टेरिटोरियल वाटर्स भी, और जो उसके नीचे सी बेड है, सबसोइल है और एयर स्पेस है। एयर स्पेस जैसे ऊपर आगे पूरा एयर स्पेस, नेशनल एयर स्पेस, इंडिया का एयर स्पेस होगा। सी बेड क्या होता है? सी बेड होता है जहाँ पे ओशन का बेसिकली वो आ रहा है, जहाँ पे ओशन का लेयर आ रही है नीचे, ग्राउंड लेयर जहाँ जमीन टच हो रही है। सबसोइल क्या होता है? इस लेयर के भी नीचे जैसे मिनरल्स वगैरह होते हैं, तो उसकी यहाँ खुदाई करोगे तो मिनरल्स और बाकी चीजें आपको मिलेंगी। तो जो सी बेड के नीचे वाला हिस्सा होता है, उस लेयर के नीचे वाला हिस्सा होता है, तो सबसॉइल बोलते हैं। तो उन्होंने बोला टेरिटोरियल वाटर्स के ऊपर, उसके सी बेड, सबसॉइल और एयर स्पेस के ऊपर इंडिया की पूरी सॉवरेनिटी होगी, यानी इंडिया ही माना जाएगा। 12 नॉटिकल माइल बेसिकली क्या हुआ, बेस लाइन से लेके मेरा नेक्स्ट 12 नॉटिकल माइल्स तक का टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया हुआ। तो अगर मैं यहाँ तक देखूँ, कस्टम्स लॉ कहाँ तक लगता है? कस्टम्स लॉ यहाँ तक भी लगता है, बिकॉज आर्टिकल 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलता है कि इंडिया का जो लैंड मास है बेसिकली वो इंडिया है, प्लस टेरिटोरियल वाटर्स, यानी इस बेस लाइन से नेक्स्ट 12 नॉटिकल माइल्स तक, यहाँ तक कस्टम्स लॉ आपका लगता है, अगर सिंपली बताऊं तो। दैट इज सेक्शन 3। सेक्शन 5 आपका कॉन्टिगुअस जोन बताता है। कॉन्टिगुअस जोन क्या होगा? कॉन्टिगुअस जोन हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, बट मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ। तो इस जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा 12 नॉटिकल माइल टेरिटोरियल वाटर हुआ। 12 नॉटिकल माइल्स के बाद जो नेक्स्ट 12 नॉटिकल माइल्स होते हैं, ये वाला हिस्सा जो होता है ये आपका कॉन्टिगुअस जोन होता है। तो इस हिस्से का क्या होता है? बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल्स होता है, बट टेरिटोरियल वाटर से नेक्स्ट 12 नॉटिकल माइल्स होते हैं। तो अगर इसकी आप डेफिनेशन देखोगे तो ये बोलता है एरिया बियॉन्ड एंड एडजेसेंट टू टेरिटोरियल वाटर एक्सटेंडिंग अप टू 12 नॉटिकल माइल फ्रॉम द बेस लाइन। तो बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल्स ही है, बट ये पूरा 24 नॉटिकल माइल्स को हम कॉन्टिगुअस जोन नहीं बोलते। जितना एरिया बियॉन्ड टेरिटोरियल वाटर्स है सिर्फ हम उसे कॉन्टिगुअस जोन बोलते हैं। तो टेक्निकली फर्स्ट 12 किलोमीटर टेरिटोरियल वाटर्स, नेक्स्ट 12 किलोमीटर, 12 नॉट 12 किलोमीटर, फर्स्ट 12 नॉटिकल माइल्स इज टेरिटोरियल वाटर, नेक्स्ट 12 नॉटिकल माइल्स इज कॉन्टिगुअस जोन। कॉन्टिगुअस जोन के ऊपर क्या होता है? इंडिया की सॉवरेनिटी होती है, वो इमिग्रेशन, सैनिटेशन, कस्टम रिलेटेड लॉ बना सकता है। एंड इनसे रिलेटेड कोई भी लॉ है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि ऑलरेडी अगर कोई लॉ है जो है तो कस्टम से डील करता है या फिजिकल मैटर से डील करता है, उस लॉ को वो एक्सटेंड कर सकते हैं कॉन्टिगुअस जोन तक भी। तो कस्टम्स एक्ट जनरली देखोगे 1962 जो कस्टम्स एक्ट है वो बोलता है होल ऑफ इंडिया, इंडिया प्लस टेरिटोरियल वाटर्स, बट गवर्नमेंट चाहे तो उसे एक्सटेंड कर सकती है कॉन्टिगुअस जोन तक भी। देन कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है? तो जैसे अगर मैं आपको बताऊं, अगर इसकी पहले डेफिनेशन देखें, इट कंप्राइजेस द सीबेड एंड सबसोइल ऑफ सबमरीन एरियाज एक्सटेंडिंग बियॉन्ड टेरिटोरियल वाटर्स कवरिंग लॉन्गर ऑफ अप टू आउटर एज और अप टू 200 नॉटिकल माइल फ्रॉम द बेस लाइन लार्जर ऑफ दिस। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, ये क्या बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ को? तो जैसे मैंने बताया ना कि टेरिटोरियल वाटर नीचे सी बेड और सबसोइल होते हैं, तो वही सी बेड सबसोइल आप मानो जो बेसिकली कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है, बट ये बियॉन्ड टेरिटोरियल वाटर होता है। तो टेरिटोरियल वाटर के बियॉन्ड, यानी फ्रॉम 12 नॉटिकल माइल्स ऑनवर्ड्स, जो आपका सी बेड और सबसोइल होता है उसे कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोलते हैं। कहाँ तक ये चलता है? तो मैरीटाइम जोन एक्ट बोलता है कि या तो 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन, यानी यहाँ तक 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन, या फिर जहां तक ये एक्चुअली इसका एज आ रहा है,
दोनों में से जो लार्जर है वहां तक हम मानेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मैरीटाइम जोन के अंदर बताया गया कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज सी बेड सबसॉइल बियॉन्ड टाइटल वाटर्स अप टू दी 200 नॉटिकल माइल्स, और जहां तक वो एक्चुअली नेचुरली आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है, जब तक वो डीप सी में जाके मिक्स होता है। इतना रिलेवेंट नहीं है, आप सिर्फ इसे पिक्चर से समझ सकते हो कि देखो यहाँ तक का जो सब सोयल या सब सी बेड है वो आपका टाइटल वाटर्स का पार्ट बन जाता है, सोवरेनिटी ऑफ इंडिया रहती है। इसके बाद जो ये एरिया होता है दिस इज कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ये बेसिकली उसकी लेयर और लेयर के नीचे का हिस्सा, इसे कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोलते हैं। ये कब कहाँ तक होता है, या तो 200 नॉटिकल माइल फ्रॉम द बेस लाइन, या फिर जहां तक नेचुरली वो एग्जिस्ट करता है वहां तक। यहाँ पे आपके पास क्या क्या राइट होते हैं, आपके पास एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोइटेशन, कंजर्वेशन, मैनेजमेंट ऑफ ऑल रिसोर्सेज, जितने ऑयल रिसोर्सेज वगैरह बाकी मिनरल रिसोर्सेज होते हैं उनका एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोइटेशन, कंजर्वेशन, मैनेजमेंट कर सकते हो। कोई भी आर्टिफिशियल आइलैंड बना सकते हो, साइंटिफिक रिसर्च वगैरह कर सकते हो, और बाकी आपके मरीन डेवलपमेंट, पोल्यूशन कंट्रोल वगैरह आप कर सकते हो। उसके बाद इसमें किसी भी एरिया को सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो डेजिग्नेटेड एरिया अनाउंस कर सकती है और उसके रिस्पेक्ट में प्रोविजंस बना सकती है। उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि किसी भी जो इंडिया का एग्जिस्टिंग लॉ है जो कि इंडिया के ऊपर लगता है उसे एक्सटेंड कर सकती है कहाँ तक, आपका पूरे कॉन्टिनेंटल शेल्फ को कवर करने के लिए, इंक्लूडिंग द डेजिग्नेटेड एरिया। नाउ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है, तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ये बोलते हैं कि जितना भी एरिया पानी के ऊपर वाला, नीचे वाला तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो गया, ऊपर जो पानी का हिस्सा होता है ये, इसे ये बोलते हैं टेरिटोरियल वाटर्स के आगे, बट अप टू 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन। तो अगर आप बेस लाइन से कंप्यूट करोगे तो 200 नॉटिकल माइल्स आएगा, बट सिर्फ टेरिटोरियल वाटर्स का आगे का हिस्सा। तो अगर टेक्निकली बोलूं तो 12 नॉटिकल माइल्स के बाद का 188 नॉटिकल माइल्स जो होता है वो आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। बिकॉज अगर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की डेफिनेशन आप देखोगे, वो बोलता है एरिया बियॉन्ड एंड एडजेसेंट टू टेरिटोरियल वाटर्स। तो टेरिटोरियल वाटर्स के बियॉन्ड है एंड एडजेसेंट है। तो अगर मैं देखूं तो अगर यहाँ पे मेरा टेरिटोरियल वाटर्स आता है तो इसके बाद वाला हिस्सा जो होता है वो मेरा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, बट कहाँ तक, अप टू 200 नॉटिकल माइल फ्रॉम द बेस लाइन। 200 नॉटिकल माइल्स नॉट फ्रॉम द टेरिटोरियल वाटर, फ्रॉम द बेस लाइन। तो टेक्निकली टेरिटोरियल वाटर से 188 नॉटिकल माइल्स का एरिया जो होता है वो आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। ये बोलता है एक्सटेंडिंग अप टू 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन। यहाँ पे भी इंडिया के पास सेम राइट होते हैं, एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोइटेशन, कंजर्वेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज, आर्टिफिशियल आइलैंड बना सकते हो, साइंटिफिक रिसर्च कर सकते हो, डेवलपमेंट कर सकते हो, मरीन डेवलपमेंट कंट्रोल कर सकते हो पोल्यूशन को, एंड बाकी सब राइट्स आपके पास जो होते हैं जो कि इंटरनेशनल लॉ रिकॉग्नाइज करती है। सिमिलरली यहाँ पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो डेजिग्नेटेड एरिया बना सकती है और उस एरिया के अंदर प्रोविजन बना सकती है फॉर विद रिस्पेक्ट टू एक्सप्लोरेशन, सेफ्टी, प्रोटेक्शन ऑफ मरीन एनवायरनमेंट एंड कस्टम्स एंड फिजिकल मैटर्स। और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर भी होती है कि ऑलरेडी इंडिया का कोई एक लॉ को वो एक्सटेंड कर सकती है टू दी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। नाउ यहाँ पे एक नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन नंबर 189 डेटेड 7 फरवरी 2002। इसके अंदर इन्होंने क्या किया था, कस्टम्स एक्ट 1962 और कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975 को एक्सटेंड कर दिया था टू द कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, बट ओनली फॉर द पर्पस ऑफ एक्सट्रैक्शन एंड प्रोस्पेक्टिव ऑफ मिनरल ऑयल्स। तो लिमिटेड स्कोप के लिए उन्होंने उसको एक्सटेंड किया था। तो हमने देखा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है, किसी भी इंडियन लॉ को एक्सटेंड कर सकती है टू दी कॉन्टिनेंटल शेल्फ, टू दी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो इस पावर को एक्सरसाइज करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन पास किया, उन्होंने कस्टम्स एक्ट 1962 को और कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975 को एक्सटेंड कर दिया था टू दी कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, बट ओनली फॉर द पर्पस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एंड प्रोस्पेक्टिव मिनरल ऑयल्स। तो ये बेसिकली आपको समझ आया कैसे हमारा जो ओशन होता है पूरा मैरीटाइम जोन में डिवाइडेड होता है। तो अगर मैं आपको बताऊं, ये आपका बेस लाइन हो गया, बेस लाइन के बाद का नेक्स्ट 12 नॉटिकल माइल का जो पानी वाला हिस्सा है, सी वाला हिस्सा है, वो आपका टेरिटोरियल वाटर्स हो जाता है। जो सी के नीचे हिस्सा आता है, नीचे हिस्सा मतलब जो उसकी लेयर नीचे ग्राउंड आ रहा है उसे हम सी बेड बोलते हैं। सी बेड के नीचे वाला खोद के अगर जाओगे उस हिस्से को हम सब सोइल बोलते हैं। तो वो भी, उसके ऊपर भी इंडिया की सॉवरेनिटी होती है, ऊपर नेशनल एयर स्पेस के ऊपर भी होती है। टेरिटोरियल वाटर के बाद का जो नेक्स्ट 12 नॉटिकल माइल्स का सी वाला हिस्सा होता है उसे कॉन्टिग्यूअस जोन बोलते हैं। जो सी के नीचे वाला हिस्सा होता है यानी सी बेड सबसोइल वाला, वो अप टू 200 नॉटिकल माइल्स और जितना नेचुरली चलता है उसे कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोलते हैं। उसके बाद ये जो आपका 12 नॉटिकल माइल्स के बाद का नेक्स्ट 188 नॉटिकल माइल्स होता है, यानी फ्रॉम बेसलाइन, फ्रॉम 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम बेसलाइन, उसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं। यानी कॉन्टिग्यूअस जोन भी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का ही पार्ट होता है। वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, नीचे वाला तो मैंने बताया ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है। उसके बाद जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाद का पार्ट होता है उसे हम हाई सीज बोलते हैं,
This is the entire bifurcation of your maritime zone. Now एट क्रक्स, अब इंडिया के फॉर द पर्पस ऑफ कस्टम्स इंडिया क्या होगा? इंडिया बेसिकली होगा मेनलैंड जो ग्राउंड है इंडिया का, प्लस टेरिटोरियल वाटर्स यानी बेस लाइन से नेक्स्ट 12 नॉटिकल माइल्स भी इंडिया होगा, प्लस ईज एंड एन कॉन्टिनेंटल शेल्फ ओनली फॉर दी पर्पस ऑफ, हमने बताया कि कस्टम्स एक्ट को एक्सटेंड कर रखा है ईज एंड कॉन्टिनेंटल शेल्फ से फॉर ओनली फॉर मिनरल के एक्सट्रैक्शन एंड प्रोस्पेक्शन के लिए. बट अब लेट्स कीप इट सिंपल. फाइनली अगर मैं एग्जाम के लिए बताऊं, आपको सिर्फ दो चीज याद रखनी है. जो लैंड मास ऑफ इंडिया है वो प्लस टेरिटोरियल वाटर्स दोनों इंडिया के पार्ट होते हैं. कस्टम्स एक्ट इनके ऊपर एप्लीकेबल होता है. नाउ सेकंड कस्टम्स एक्ट कहाँ पे एप्लीकेबल होता है? फिशिंग एंड फिशिंग रिलेटेड एक्टिविटीज ऑफ इंडियन फ्लैग्ड वेसल्स बियॉन्ड टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया. तो हमने भी पढ़ा कि इंडिया ना टेरिटोरियल वाटर्स तक इंडिया माना जाता है कस्टम्स एक्ट के लिए. बट व्हाट अबाउट बियॉन्ड टेरिटोरियल वाटर्स? मान लो इंडिया का एक कोई वो है बंदा, वो फिशिंग कर रहा है और वो टेरिटोरियल वाटर्स के बियॉन्ड चला गया और वहां पे उसने कोई फिश पकड़ी और फिश वापस लेके आ रहा है. तो टेक्निकली जैसे मान लो हमारा ये टेरिटोरियल वाटर्स है और उसने यहाँ पे कहीं पे फिश पकड़ी, ठीक है, उसने फिश पकड़ के जब वो वापस आ रहा है तो टेक्निकली वो इंडिया के बाहर से इंडिया में गुड्स ला रहा है, तो ये तो इम्पोर्ट बन जाएगा. तो यहाँ तो ड्यूटी आ जाएगी, इसकी तो कोई स्पेसिफिक एग्जेम्पशन नहीं है. इम्पोर्ट क्यों बन गया? बिकॉज वो टेरिटोरियल वाटर के बियॉन्ड गया, यानी इंडिया के बाहर गया और इंडिया के वापस अंदर आया गुड्स को लेके, फिश को लेके, तो ये तो इम्पोर्ट बन जाएगा, ये एक इशू आएगा. तो अब इसमें क्या हुआ ना, अब 2025 में हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने अनाउंसमेंट करी. बेसिकली वो डीप सी और फिशिंग वाली एक्टिविटीज को प्रमोट करना चाहते थे, तो उन्होंने अनाउंस किया कि हम डीप सी फिशिंग को प्रमोट करेंगे. हम एक फ्रेमवर्क बनाएंगे सस्टेनेबल हार्नेसिंग ऑफ फिशरीज फ्रॉम ईजेड एंड हाई सी. अगर आप हाई सी से या ईजेड से भी फिश लेकर आ रहे हो तो हम कुछ बेनिफिट्स देंगे या फिर हम ड्यूटी वगैरह माफ करेंगे ताकि प्रमोट हो सके डीप सी फिशिंग. बिकॉज कुछ कुछ जैसे ट्यूना वगैरह फिशिंग्स होती है ना, ये अच्छी खासी वैल्यूएबल फिशिंग होती है, फिश होती है, तो इन सब का हम इंडिया में लाओ आप, हम आपको प्रमोट करेंगे, हम ड्यूटी नहीं लगाएंगे. तो उन्होंने अनाउंसमेंट किया. उस अनाउंसमेंट के परसुएंस में नवंबर 25 में उन्होंने ना रूल्स निकाले सस्टेनेबल हार्नेसिंग ऑफ फिशरीज इन ईजेड रूल्स 2025 अंडर मैरीटाइम जोन एक्ट. तो हमने मैरीटाइम जोन एक्ट पढ़ा था, उस एक्ट के अंदर उन्होंने रूल्स निकाले. उन रूल्स ने क्या बोला कि कोई भी अगर फिश इंडियन वेसल ने ईजेड में पकड़ी है तो उसे इंडियन ओरिजिन का ही माना जाएगा एंड देयरफॉर उसके ऊपर कोई इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी. और अगर उस फिश को आपने वहां से पकड़ के किसी फॉरेन के पोर्ट पे लैंड करा दिया, लैंड पे ले गए, तो उसे हम एक्सपोर्ट मान लेंगे. बट यार देखो, जो कस्टम्स ड्यूटी लगती है ना, वो कस्टम्स एक्ट 1962 के अंदर लगती है, ना कि ईजेड रूल्स के अंदर या ईजेड एक्ट के अंदर. तो कस्टम्स की लेवी आती है कस्टम्स एक्ट के अंदर. तो जब तक आप कस्टम्स में अमेंडमेंट नहीं करोगे या कस्टम्स में एग्जाम्पशन नहीं दोगे, आप ईजेड रूल्स में कुछ भी लिख लो, उससे उतना फर्क पड़ेगा नहीं. बिकॉज इशू आएगा अल्टीमेटली, चार्ज इज फ्रॉम कस्टम्स एक्ट एंड नॉट फ्रॉम मैरीटाइम जोन एक्ट. तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 2026 के बजट में कुछ अमेंडमेंट प्रपोज करी. इन्होंने क्या अमेंडमेंट प्रपोज करी? इन्होंने कहा यार देखो, अभी भी ना ऑफिसर, कस्टम ऑफिसर ये बोल सकता है कि यार देखो, कस्टम तो टेरिटोरियल वाटर्स तक लगता है, उसके बाहर से अगर आप गुड्स ला रहे हो ना तो मैं तो इम्पोर्ट मानूंगा. आपका ईजेड एक्ट, ईजेड रूल कुछ भी बोलता हूँ, कस्टम्स के हिसाब से तो वो इम्पोर्ट है, बात भी सही है. तो कैटर दिस इन्होंने ना कुछ अमेंडमेंट प्रपोज करी. सबसे पहले इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा यार देखो, अगर हमें विद रिस्पेक्ट टू दिस एक्टिविटी कोई लॉ बनाना है कस्टम्स के अंदर, तो पहले तो हमें कस्टम्स एक्ट को टेरिटोरियल वाटर्स के बियॉन्ड एक्सटेंड करना पड़ेगा, तभी हम इसके ऊपर लॉ बना पाएंगे. तो उन्होंने सबसे पहले सेक्शन 1 सबसेक्शन 2 के अंदर अमेंडमेंट करी. उन्होंने बोला कि कस्टम्स एक्ट एप्लीकेबल होगा फिशिंग एंड फिशिंग रिलेटेड एक्टिविटीज पे जो कि इंडियन फ्लैग्ड वेसल ने करी है बियॉन्ड टेरिटोरियल वाटर्स. तो बियॉन्ड टेरिटोरियल वाटर फिशिंग या फिशिंग रिलेटेड एक्टिविटी कर रहे हो, उसके ऊपर भी कस्टम्स एक्ट पहले इन्होंने एप्लीकेबल करा. उसके बाद उन्होंने डिफाइन किया कि इंडियन फ्लैग फिशिंग वेसल होती क्या है. तो उन्होंने बताया कोई भी फिशिंग वेसल जो कि यूज्ड हुई है और इंटेंडेड टू बी यूज्ड है वो फिशिंग इन दी सीज एंड उसके ऊपर वो एंटाइटल है इंडिया का फ्लैग कैरी करने की. तो उसके लॉज अलग होते हैं. आप ऐसा मानो कि इंडिया का फ्लैग वो कैरी कर रहे हैं, कैरी करने का एंटाइटलमेंट है, वो आपकी इंडियन फ्लैग वेसल होगी. अब इन्होंने क्या किया, सेक्शन 1 के अंदर इन्होंने एप्लीकेबिलिटी एक्सटेंड कर दी, इंडियन फ्लैग वेसल को डिफाइन कर दिया. नाउ अब इन्होंने प्रोविजन बनाया सेक्शन 56A के अंदर इन्होंने क्या बोला, कोई भी फिश अगर इंडियन फ्लैग वेसल ने टेरिटोरियल वाटर्स के बियॉन्ड पकड़ी तो उसे इंडिया ला सकते हैं और उसके ऊपर कोई कस्टम्स ड्यूटी नहीं लगेगी. प्लस अगर आपने उसे फॉरेन पोर्ट पे स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्टली ले गए तो उसे हम एक्सपोर्ट मानेंगे. तो जो ईज एंड रूल्स बात बोल रहे थे वही कस्टम्स के अंदर सेक्शन 56 से ला के इन्होंने बेनिफिट दे दिया. तो एंटायर पर्पस था इन्हें फिशिंग एक्टिविटीज को प्रमोट करना है, तो उसके लिए उन्होंने कस्टम्स की पहले एप्लीकेबिलिटी को अमेंड किया, डेफिनेशन इंसर्ट करी और प्रोविजन इंसर्ट किया कि ड्यूटी नहीं लगेगी और डायरेक्टली लेके तो आप एक्सपोर्ट लगेगा.
तो होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल था, फिशिंग एंड फिशिंग रिलेटेड जो टेरिटोरियल वाटर्स के बियॉन्ड हो रही है उस पर भी एप्लीकेबल कर दिया। थर्ड ये चीज बोलते हैं कि अगर आपने कोई भी ऑफेंस या कॉन्ट्रवेंशन किया कस्टम्स एक्ट के अंदर जो कि आउटसाइड इंडिया किया यानी आउटसाइड टेरिटोरियल वाटर किया, उसके ऊपर भी हमारे प्रोविजंस लगेंगे। ऐसा इन्होंने क्यों बोला यार? क्योंकि कस्टम्स के कुछ प्रोविजंस होते हैं जो इन्हें एप्लीकेबल करने हैं। फॉर एग्जांपल आपको कोई फॉरेन वेसल है, वो इंडिया की ईजेड में पकड़ा गया यानी टेरिटोरियल वाटर के बियॉन्ड पकड़ा गया, और उसके अंदर जो गुड्स थे बेसिकली गोल्ड बार्स को कंसील करके जा रहे थे, स्मगलिंग कर रहे थे। तो स्मगलिंग के केस में उस शिप को पकड़ सकें, इस तरह के प्रोविजन को एप्लीकेबल कर सकें, तो इसलिए इन्होंने सेक्शन 1 के अंदर बोला कि कस्टम्स एक्ट टेरिटोरियल वाटर्स के बियॉन्ड भी लगेगा अगर आप कोई ऑफेंस कमिट कर रहे हो। और कस्टम्स एक्ट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन है जो बताते हैं कि कब-कब केस में ऐसा हो सकता है। तो दिस इज़ विद रिस्पेक्ट टू एप्लीकेबिलिटी। 3 जगह एप्लीकेबिलिटी होती है। कैसे-कैसे होती है मैंने आपको बताया, तो अगर मैं इसे कॉन्सेप्ट बुक्स में आपको पढ़ाऊँ, बहुत छोटा-सा कॉन्सेप्ट है, बट डिटेल में पढ़ के आपको समझ आएगा कि एप्लीकेबिलिटी कैसे डिटरमाइन होती है, क्या लॉजिक है। कुछ-कुछ प्रोविजन पे हम अच्छा खासा टाइम देंगे, बाकी प्रोविजन को हम डिटेल में कम समझेंगे, बट एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव ध्यान रखेंगे, बट कुछ प्रोविजन है बेस बनाने के लिए हमें उसे डिटेल में समझना पड़ेगा। तो एक्सटेंड एंड एप्लीकेबिलिटी, इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एंड फिशिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो आपकी इंडियन फ्लैग्ड वेसल करते हैं बियॉन्ड टेरिटोरियल वाटर, उसके ऊपर भी लगेगा। एंड ऑफेंसेस कोई भी अगर आउटसाइड इंडिया कर रहे हो अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड। ठीक है? फिशिंग रिलेटेड वाटर्स ऑफ फिशिंग एंड फिशिंग रिलेटेड एक्टिविटीज ऑथर नोट है। ऑथर नोट क्या बोलता है? फाइनेंस एक्ट 26 हैज नाउ बीन एक्सप्रेसली एक्सटेंडेड द कस्टम्स एक्ट 1962 टू फिशिंग एंड फिशिंग रिलेटेड एक्टिविटीज by Indian flagged fishing vessel beyond Indian territorial waters. Further, Section 56A has been inserted to provide that fish harvested by such Indian flagged vessel beyond territorial waters can be brought into India free of customs duty, and if landed at a foreign port, the same catch is treated as export of goods from India. With the CBIC empowered to prescribe detailed procedure and guidelines and conditions. अभी तक उन्होंने कोई प्रिस्क्राइब नहीं करी है। ठीक है, उसके बाद मीनिंग ऑफ इंडिया अगर मैं आपको बताऊं, मीनिंग ऑफ इंडिया, इंडिया इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया, सिंपली पुट फॉर कस्टम पर्पस। और आपके एग्जाम के लिए इंडिया इज टेरिटरी ऑफ इंडिया, दैट इज लैंड मास प्लस टेरिटरी वाटर ऑफ इंडिया 10-12 नॉटिकल माइल्स। टेरिटोरियल वाटर्स को मैंने बताया सी एरिया एक्सटेंडिंग अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, 1 नॉटिकल माइल्स इज इक्वल टू दिस फ्रॉम बेस लाइन मैंने बताया लो वाटर लाइन अलोंग विद द कोस्ट फ्रॉम ऑल मैरीटाइम जोन्स आर मेजर्ड फ्रॉम विच ऑल मैरीटाइम जोन्स आर मेजर्ड। मैंने बताया कि बेस लाइन क्या होती है, जहाँ पे आपका लो वाटर टाइड आके वापस आ जाता है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है? सी बेड एंड सबसोइल बियॉन्ड टेरिटोरियल वाटर्स अप टू 200 nautical miles from the baseline or more if natural extension exists. सी बेड मैंने बताया बॉटम सरफेस होता है, सबसोइल क्या होता है? लेयर बिनेथ द बॉटम सरफेस, जहाँ पे आपके मिनरल ऑयल एक्सेट्रा एग्जिस्ट करते हैं। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है? सी एरिया बियॉन्ड एंड एडजेसेंट टू टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया एक्सटेंडिंग अप टू 200 nautical mile फ्रॉम द बेस लाइन। उसके बाद नेक्स्ट चीज आती है आपकी एक इंडियन कस्टम्स वाटर। इंडियन कस्टम्स वाटर को ये लोग क्या बोलते हैं? इंडियन कस्टम्स वाटर को ये लोग डिफाइन करते हैं बोल के कि यार देखो, वाटर एक्सटेंडिंग अप टू द लिमिट ऑफ ईजेड यानी अप टू 200 नॉटिकल माइल्स जो आपका होता है फ्रॉम बेस लाइन टू 200 नॉटिकल माइल। उसके अलावा कोई बे, गल्फ, हार्बर, क्रीक, टाइडल रिवर्स होते हैं। बे मतलब छोटा सा जगह स्पेस में पानी होता है, बे ऑफ बंगाल वगैरह है। गल्फ थोड़ा डीप होता है बट नैरो होता है। हार्बर जहाँ पे शिप पार्क होते हैं, इस तरीके से होते हैं। मीनिंग उतना रिलेवेंट नहीं है, आई कैन एक्सप्लेन बट टाइम लगेगा। इतना कोई ऐसा साइंटिफिक डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होता। तो आप एग्जाम में अगर आएगा तो उसमें क्लियरली मेंशन होगा बे है, गल्फ है, हार्बर है, क्रीक है, टाइडल रिवर है। तो जितना भी आपका एरिया बेस लाइन के बाद 200 नॉटिकल माइल्स तक का होता है, उसके अलावा जो बे, गल्फ, हार्बर, क्रीक एंड टाइडल वाटर्स रिवर्स होते हैं, ये सब आपका इंडियन कस्टम्स वाटर के आते हैं। इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है? अगर जैसे मैंने बताया कि ऊपर सेक्शन है कि अगर आप ऑफेंस कमिट करते हो तो उन्हें आपको अरेस्ट किया जा सकता है, आपको पकड़ा जा सकता है आउटसाइड इंडिया भी, अगर टेरिटोरियल वाटर्स के बाहर भी वो हैं। तो उसे टेक्निकली कस्टम्स वाटर, इंडियन कस्टम्स वाटर देखते हैं। तो अगर इंडियन कस्टम्स वाटर देखोगे तो बियॉन्ड टेरिटोरियल वाटर्स भी होते हैं। तो कोई एक आर्ग्यूमेंट आ सकता था कि यार आप इंडियन कस्टम्स वाटर में मेरे को अरेस्ट कैसे कर सकते हो, बिकॉज सेक्शन 1 में तो हमारी एप्लीकेबिलिटी नहीं है। तो इसलिए सेक्शन 1 में एप्लीकेबिलिटी में क्लियरली लिखा गया कि कोई ऑफेंसेस अगर टेरिटोरियल वाटर्स के बियॉन्ड भी है तो भी उसके ऊपर कस्टम्स एक्ट लग जाएगा। नाउ इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है? इसका सिग्निफिकेंस ये होता है कि कोई भी पर्सन ने कोई ऑफेंस कमिट किया जो कस्टम्स लॉ के अंदर पनिशेबल है इन दी कस्टम्स वाटर, तो वो अरेस्ट हो सकता है। गुड्स आपके कॉन्फिस्केट हो सकते हैं, वेसल आपका स्टॉप हो सकता है अगर हमें लगा कि स्मगलिंग कर रहे हो इंडियन कस्टम्स वाटर के अंदर। उसके बाद कोई भी प्रोहिबिटेड गुड्स आपके कॉन्फिस्केट हो सकते हैं इंडियन कस्टम वाटर के अंदर लाए गए। बेनिफिशियली ओनर क्या होता है? ब्रीफली मैं आपको डेफिनेशन बता दूंगा, बट इसका मीनिंग समझेंगे हम एट रेलेवेंट प्लेस चैप्टर 5 के अंदर जब भी आएगा। बोर्ड का मतलब होता है सीबीआईसी,
कस्टम एरिया हम ब्रीफली डेफिनेशन बता दूंगा, बट इसे डिस्कस करेंगे हम चैप्टर 5 के अंदर। कस्टम स्टेशन वी विल डिस्कस इन चैप्टर 5। वेयर हाउस चैप्टर 6 के अंदर हम डिस्कस करेंगे। एक्सपोर्ट का मीनिंग क्या होता है? टेकिंग गुड्स आउट ऑफ इंडिया। इंडिया मतलब इंडिया का मेनलैंड प्लस टेरिटोरियल वाटर्स। तो अगर टेरिटोरियल वाटर्स के बियॉन्ड आप गुड्स लेके जा रहे हो टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, तो वो आपका एक्सपोर्ट होता है। इंपोर्ट की डेफिनेशन क्या होती है? इंडिया के अंदर कोई भी गुड्स लाना, ब्रिंगिंग इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। इंडिया अगेन यानी टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर लाना, दैट इज इम्पोर्ट। बट इम्पोर्ट हो जाता है टेरिटोरियल वाटर्स में, बट टैक्स पे कब करना होता है, टैक्सेबल इवेंट कब आता है, वो हम सेक्शन 12 के अंदर समझेंगे। बट हाँ, टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर बाहर से गुड्स लाना इज इम्पोर्ट। ठीक है, इसे एक बार कॉन्सेप्ट बुक्स हम देख लेते हैं। तो इंडियन कस्टम्स वाटर क्या होता है? वाटर एक्सटेंडिंग अप टू द लिमिट ऑफ ईजेड एंड इंक्लूड्स एनी बे, गल्फ, हार्बर, क्रीक एंड टाइडल रिवर। इसके पावर्स क्या हैं? अरेस्ट कर सकते हैं अगर कोई भी कस्टम ऑफेंस होता है, कॉन्फिस्केट कर सकते हैं गुड्स को अगर स्मगलिंग कर रहे हो तो, वेसल को रोक सकते हैं अगर स्मगलिंग कर रहे हो तो, कोई भी प्रोहिबिटेड गुड्स अगर आप कॉन्फिस्केट कोई भी इंडियन कस्टम वाटर में ला रहे हो उसे कॉन्फिस्केट कर सकते हैं। प्रोहिबिटेड गुड्स क्या होते हैं? बेसिकली हम एफटीपी में समझेंगे कि 3 तरह के गुड्स होते हैं: फ्री ट्रेड गुड्स, रेस्ट्रिक्टिव एंड प्रोहिबिटेड। फ्री मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट फ्री होता है, कोई कंडीशन नहीं होती। रेस्ट्रिक्टिव में कुछ कंडीशन होती है। और प्रोहिबिटेड गुड्स जिनका प्रोहिबिटेड होता है, आप कर ही नहीं सकते इंपोर्ट एक्सपोर्ट। ये हम एफटीपी के टाइम पे पढ़ेंगे। बट हाँ, ऐसे कोई गुड्स अगर आप इंडियन कस्टम वाटर में लाते हो तो उन्हें कॉन्फिस्केट किया जा सकता है। बेनिफिशियल ओनर की डेफिनेशन ब्रीफली अगर सब रीड कर लें, बिकॉज अभी इसका रेलेवेंस नहीं है, इसका रेलेवेंस हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 में। इट मीन्स एनी पर्सन हुज बिहाफ गुड्स आर इम्पोर्टेड, जिसके बिहाफ पे गुड्स इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट हो रहे हैं, जिसका अफेक्टिव कंट्रोल है, दैट इज बेनिफिशियल ओनर। बोर्ड हमने देख लिया, सीबीआईसी होता है। कस्टम्स एरिया में बोलते हैं कस्टम स्टेशन इज अ पार्ट ऑफ कस्टम एरिया, वेयर हाउस इज अ पार्ट ऑफ कस्टम एरिया, एंड कोई भी एरिया जहाँ पे इम्पोर्टेड एंड एक्सपोर्ट गुड्स को ऑर्डिनरी रखते हैं बिफोर क्लियरेंस, वो आपका कस्टम एरिया होता है। इसे भी हम समझेंगे चैप्टर 5 के अंदर। कस्टम स्टेशन के अंदर कस्टम पोर्ट भी आता है, कस्टम एयरपोर्ट भी आता है, इंटरनेशनल कोरियर टर्मिनल भी आता है, फॉरेन पोस्ट ऑफिस भी आता है, लैंड कस्टम स्टेशन भी आता है। हर एक को हम ढंग से समझेंगे अंडर चैप्टर 5। वेयर हाउस को पब्लिक वेयर हाउस भी उसके अंदर आता है, प्राइवेट भी आता है, स्पेशल भी आता है। दिस वी विल अंडरस्टैंड इन चैप्टर 6। एक्सपोर्ट मैंने आपको समझा दिया, इट मीन्स टेकिंग गुड्स आउट ऑफ इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। इम्पोर्ट इट मीन्स ब्रिंगिंग गुड्स इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की डेफिनेशन ये है, बट इसमें कुछ जूरिस्प्रूडेंस है जो बोलते हैं कि इम्पोर्ट कब कंप्लीट माना जाएगा, एक्सपोर्ट कब कंप्लीट माना जाएगा, वो जूरिस्प्रूडेंस हम इसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। बट हाँ, बेयर डेफिनेशन यही होती है, गुड्स टेरिटोरियल वाटर्स के बियॉन्ड लेके जाना इज एक्सपोर्ट, टेरिटोरियल वाटर से अंदर लाना इज इम्पोर्ट। इंडियन फ्लैग्ड वेसल क्या होता है? इट मीन्स अ वेसल यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर फिशिंग इन द सीज एंड एंटाइटल्ड टू फ्लाई द फ्लैग ऑफ इंडिया। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो दिस इज विद रिस्पेक्ट टू टुडेज क्लास। ये टॉपिक्स थे हमारे, ये हमने समझे। अब एक बार इसमें जो हमने लास्ट में टॉपिक करे इनके हम क्वेश्चन और देख लेते हैं क्वेश्चन बैंक से। सबसे पहला इसमें क्वेश्चन है आपका, ओवरव्यू ऑफ कस्टम में ब्रीफली एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू प्रोविजन ऑफ कस्टम्स एक्ट 1962। इंडियन कस्टम वाटर बताओ और इंडिया बताओ। तो इंडिया तो बहुत सिंपल है, इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया, प्लस इसमें आप लिख सकते हो टेरिटोरियल वाटर्स इज 12 नॉटिकल माइल फ्रॉम द बेस लाइन। इंडियन कस्टम वाटर को ये बोलते हैं वाटर एक्सटेंडिंग इनटू सी अप टू द लिमिट ऑफ ईजेड। उसके बाद उस एक्ट का रेफरेंस दिया हुआ है, एंड इंक्लूड्स एनी बे, गल्फ, हार्बर, क्रीक एंड टाइडल रिवर। उसके बाद इसमें लिखा है कोई पर्सन अगर ऑफेंस कमिट करता है जो कस्टम्स लॉ के अंदर पनिशेबल है इंडियन कस्टम्स वाटर में, वो अरेस्ट हो सकता है। कोई भी गुड्स या वेसल गुड्स कॉन्फिस्केट हो सकते हैं, वेसल स्टॉप हो सकता है अगर आप स्मगलिंग कर रहे हो। प्रोहिबिटेड गुड्स अगर इंडियन कस्टम्स वाटर में आए तो वो कॉन्फिस्केट हो सकते हैं, सब हमने कॉन्सेप्ट बुक में दिया हुआ है। देन उसमें दिया हुआ डिस्टिंग्विश बिटवीन इंडियन टेरिटोरियल वाटर इंडियन कस्टम्स वाटर। इंडियन कस्टम्स वाटर सेम जो हमने ऊपर लिखा वही आ जाएगा। टेरिटोरियल वाटर से मैंने बताया है 12 नॉटिकल माइल फ्रॉम द अप्रोप्रिएट बेस लाइन। उसके बाद गुड्स आर डीम टू बी इम्पोर्टेड अगर वेसल आपका 12 नॉटिकल माइल्स क्रॉस कर लेता है, यानी टेरिटोरियल वाटर में अगर एंटर कर लेता है तो दैट इज डीम टू बी द इम्पोर्ट। इम्पोर्ट की डेफिनेशन बोलती है ब्रिंगिंग गुड्स इनटू इंडिया, इंडिया इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर। तो इफेक्टिवली अगर आप टेरिटोरियल वाटर क्रॉस करते हो तो वो इम्पोर्ट मान लिया जाता है। ये आपका 5 बेसिक थ्योरी क्वेश्चन है। 6th के अंदर अभी मैंने आपको डेफिनेशन बता दिया, तो हम लिख सकते हैं, बट एसेंस इनका होता क्या है, ये क्या चीज़ होती है, हम चैप्टर 5 के अंदर ढंग से समझेंगे। इसके अंदर पहले बोलता है ट्रू एंड फॉल्स बताना है। अ बेनिफिशियल ओनर ऑफ इंपोर्टेड गुड्स द पर्सन ऑन हुज बिहाफ द गुड्स आर बीइंग इंपोर्टेड। हमने पढ़ा था बेनिफिशियल ओनर का होता है जिसके बिहाफ पे गुड्स इंपोर्ट हो रहे हैं, इसका अफेक्टिव कंट्रोल है। तो पहला स्टेटमेंट वैलिड हो जाएगा बिकॉज इसके बिहाफ पे गुड्स इंपोर्ट हो रहे हैं। सेकंड स्टेटमेंट क्या, कस्टम एरिया डज नॉट इंक्लूड वेयर हाउस। हमने पढ़ा था कस्टम एरिया इंक्लूड कस्टम स्टेशन, वेयर हाउस एंड एनी अदर एरिया ऑल्सो जहाँ पे गुड्स ऑर्डिनरली कैप्ट होते हैं बिफोर क्लियरेंस। तो वेयर हाउस एक्सप्रेसली कस्टम्स एरिया की डेफिनेशन में इंक्लूडेड है, तो देयरफॉर ये स्टेटमेंट आपका नॉट वैलिड है। उसके बाद कस्टम स्टेशन इंक्लूड्स इंटरनेशनल कोरियर टर्मिनल। तो हमने देखा था कस्टम पोर्ट, एयरपोर्ट,
लैंड कस्टम स्टेशन, इंटरनेशनल कुरियर, फॉरेन पोस्ट ऑफिस, पाँचों आपके कस्टम स्टेशन के अंदर इंक्लूड होते हैं, देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज वैलिड। एसेंस में ये सब चीज़ें होती क्या हैं, हम चैप्टर 5 के अंदर समझेंगे। विद दिस इज द कंक्लूजन ऑफ आवर फर्स्ट क्लास। ये छोटी क्लास हमने रखी है बिकॉज फर्स्ट क्लास है 1.5 आवर की। इसके अंदर हमने अप्रोच समझी, उसके बाद हमने बैकग्राउंड एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ कस्टम्स लॉ समझा, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ढंग से समझे, ओवरव्यू ऑफ कस्टम्स लॉ हमने पूरा करा, क्या एक्सटेंट एंड एप्लीकेबिलिटी है, टेरिटोरियल वाटर्स वगैरह कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में हम लोगों ने समझा, एंड साथ में इनके रिलेवेंट क्वेश्चंस करें। विद रिस्पेक्ट टू दिस अगर आपको कुछ भी डाउट हो, यू कैन जस्ट टेक्स्ट मी एट व्हाट्सएप, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको उसका सोल्यूशन मिले। एंड बाकी टॉपिक्स हम नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे। एज आई सेड 15 लेक्चर्स अराउंड हमारा पूरा कोर्स होगा और यही हमारी अप्रोच होगी। अभी तो थ्योरी क्वेश्चन है तो हमने क्विकली बुक से ओवरव्यू किए, बट जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो हम एक एक वर्ड को समझेंगे, देखेंगे आंसर कैसे करना है, क्या क्वेश्चन में पूछा हुआ है, क्या अप्रोच है। यहाँ तो डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन थे इसलिए हमने जस्ट रीडिंग करी उनकी क्वेश्चन बैंक से। तो विद दिस लेट्स कंक्लूड दिस क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप आप लोगों को समझ आया हो। कुछ भी फीडबैक हो, सजेशंस हो, डू मेंशन इट ऑन कमेंट। कोई डाउट हो subject related other than subject, just WhatsApp me at that number. I'll pin my number in description also. This is my WhatsApp number. You can reach out to me at this number. I'll mention it in the description also. So thank you for watching. Stay tuned and let's meet in the next lecture. Thank you.